अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा, बहुत स्लाइटली। बस 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 बस, नहीं नहीं, बहुत पीछे मत। बस बस बस। थैंक यू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई एम फारूक मिर्जा, एंड एज वेल एज आर करंट एंगेजमेंट इज कंसर्न। हमारी जो करंट एंगेजमेंट दैट इज F4, और इसका जो नया नाम है वो है LW, विच इज शॉर्ट ऑफ लॉ। बिफोर गिविंग इंट्रोडक्शन टू दिस सब्जेक्ट, पहले हम एक कोर्स ऑब्जेक्टिव समझ ले कि इस कोर्स को बनाने का मकसद क्या है, या ये सिलेबस में क्यों है, और वगैरह वगैरह वगैरह। देखें, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर आपका एक डेटर, जिससे आपने पैसे लेने, अकाउंट्स रिसीवेबल, पैसे ना दे, तो आप क्या करेंगे? और पैसे नहीं दे रहा, डूब गए पैसे, फंस गए पैसे, व्हाट यू विल डू? राइट ऑफ कर देंगे। एग्रीमेंट भी बनाएंगे, नहीं, अब तो हो गया ना, वो तो अगले के लिए ना। अब इसका क्या करें? केस कर देंगे। और इन्होंने बोला राइट ऑफ। मेजोरिटी बच्चे ये सोचते हैं कि इसको क्या करेंगे, बैड डेट्स में डाल देंगे। ऐसा ही है, ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे थोड़ी होता है, कोई पैसे दे रहा, अच्छा कोई बात नहीं, हमारे सर ने हमें बैड डेट सिखाया था। पता है, पैसे नहीं दो तो क्या हुआ, हमें बैड डेट्स आता है। वही पागल है, ऐसा आदमी लड़ता है भाई पैसे निकलवाने के लिए। लीगल रास्ता इख्तियार करता है, पहले बिजनेस रास्ता इख्तियार करता है, उसके बाद दिस सब्जेक्ट विल कवर द एरिया हाउ टू। ये एक एग्जाम्पल है कि देखें, बुनियादी तौर पे आपको एज एन अकाउंटेंट लॉ की नॉलेज देनी है। देखिए, लाइव जो है ना, MCQ से बढ़कर है। आमतौर पे हमारे यहाँ MCQ बस देना है, पास करना है, टिक करना है, चलो पे पास हो गए। लॉ का पेपर भी इसी मकसद के तहत पास कर रहे हैं, अकाउंटिंग भी इसी मकसद के तहत पास कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग विच रिफ्लेक्ट्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में देखिए, ऐसे नहीं होता कि आप गए ऑफिस में, सामने स्क्रीन खुली, अचानक एक सवाल नमूदार हुआ, उसके नीचे चार ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन क्लिक कर दिया। ऐसे करते रहे, थोड़ी देर बाद मैं उसकी मैनेजर की ईमेल आ गई, आपका प्रमोशन हो गया। ऐसे नहीं होता भाई। लाइफ में ऐसे ऑप्शंस नहीं होते। सिर्फ यार, आप एक कंपनी में जॉब करते होंगे, आपको लीगल नोटिस इशू हो जाएगा। अब एज एन अकाउंटेंट आपको उस लीगल नोटिस को समझना है, पढ़ना है, उस लीगल नोटिस का क्या जवाब देना है। दूसरी मिसाल, बहुत सारी जगहों पे FBT आके रुक जाता था। लॉ उसके लीगल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। फॉर एग्जांपल, हमने FBT में पढ़ा था कि अनफेयर डिसमिसल पढ़ा था हमने, याद है? अनफेयर डिसमिसल का मतलब याद है किसी को? जोर से शाबाश। एग्जैक्टली। लॉ ये कहता है कि हर एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को निकालने से पहले उसको एक प्रॉपर रीजन दे। अब यहां तक FBT खामोश हो जाता है। अगला सवाल भी तो है ना, व्हाट इज अ प्रॉपर रीजन? ठीक है, एक तो ये है ना कि जब तक एम्प्लॉयर प्रॉपर रीजन नहीं देगा एम्प्लॉय को, उसको निकाल। एक अगला सवाल भी तो है ना कि प्रॉपर रीजन क्या होता है। तो FBT तो खामोश है इस बारे में कि प्रॉपर रीजन क्या होता है। LW आपको बताएगा वो प्रॉपर रीजन क्या होता है, और ये इसका ताल्लुक आपकी लाइफ से है। देखें, हमेशा याद रखें, मैं तो पहले भी कहता था, अभी भी कहता हूं, प्रैक्टिकलिटी को सोचें, लाइफ इम्प्लीमेंटेशन को सोचें। इस चीज से MCQ सॉल्व करना, पेपर पास करना तो आखिरी ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, मगर ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब मुझे बताएं, कल को आप ACCA करेंगे तो दो ही रास्ते हैं ना, इधर यू बिकम एन एम्प्लॉय और यू बिकम एन एम्प्लॉयर। या तो नौकरी करेंगे या कारोबार करेंगे। तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं ना, मतलब गर्दामात का तो आपका कोई इरादा नहीं है ना। ऑप्शन वैसे ये भी होता है, लेकिन बहरहाल आपका कोई इरादा तो नहीं है ना। दो ही ऑप्शन बचे, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है गर्दामात वाला। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, दोनों सूरतों में आपको क्या जानना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट लॉ। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय बनेंगे और आपको पता ही नहीं किस रीजन के तहत आपको निकाला जा सकता है, तो आप तो वहां पे आपके साथ ज्यादती हो जाएगी। इसी तरह एम्प्लॉयर है तो आपको एज एन एम्प्लॉयर पता होना चाहिए कि किस रीजन के तहत मैं एम्प्लॉय को निकाल सकता हूँ, वरना वो आप पे केस कर देगा।
दोनों सूरतों में आपको पता होना चाहिए, ये जो हमने पढ़ा था अनफेयर डिसमिसल, कि बगैर किसी प्रॉपर रीजन के निकाले। दूसरी मिसाल हमने एक वो भी पढ़ा था कि जब हम एम्प्लॉय को निकालें तो उसको टाइम दें। क्या मतलब था उसका, याद है किसी को वर्ड? नोटिस पीरियड। अब जब फर्स्ट करें एम्प्लॉय, यहाँ तक तो एफबीटी ने बताया जी नोटिस पीरियड ठीक है देना जरूरी है। फर्स्ट कर ले, मैंने आपको नौकरी पे रख लिया और उस वक्त हम दोनों ने नोटिस पीरियड डिसाइड नहीं किया, और 5 साल नौकरी चली, 5 साल मैंने आपको निकाल दिया, 5 साल बाद जब झगड़ा करने बैठे, निकालने बैठे, तो ना नोटिस पीरियड आपने डिसाइड किया था ना मैंने डिसाइड किया था, अब क्या होगा? अब लॉ बताएगा, क्योंकि लॉ के पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है नोटिस पीरियड का, पूरा एक फॉर्मूला है, कैलकुलेट होता है। तो अगर आप नौकरी पे जाएंगे और बगैर नोटिस पीरियड डिफाइन किए बगैर आप नौकरी कर लेंगे, तो लॉ कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास लीगल ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर आपको वो लीगल ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता चूंकि यही ऑप्शन। तो इस लॉ को पेपर पढ़ने का मकसद क्या है कि अगर आपको नोटिस पीरियड समझ में नहीं आता या आपको अपने हिसाब से चाहिए, तो भैया आप नोटिस पीरियड तय कराएं, क्योंकि अगर आप तय नहीं कराएंगे नोटिस पीरियड एट द स्टार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो फिर आपको आखिर में वही एम्प्लॉयमेंट लॉ वाला फॉलो करना पड़ेगा जो लॉ में लिखा हो। अब आप कहें सर मुझे तो सही नहीं लगता, तो फिर आपको पहले करना चाहिए। तो सारा मसला ही लॉ की नॉलेज ना होना है। मिलियंस ऑफ पीपल, कितने मिलियंस ऑफ पीपल हर साल, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मिलियंस ऑफ पीपल हर साल इफेक्ट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको एम्प्लॉयमेंट लॉ नहीं पता, जस्ट बिकॉज कि उनको लीगल इश्यूज का नहीं पता। और आप वैसे देते, अभी छोटी सी मिसाल, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में एक बिल बनता है, सेल्स टैक्स होता है उसमें। आपको पता है सेल्स टैक्स सिर्फ वो रेस्टोरेंट ले सकता है जिसके बिल के ऊपर सेल्स टैक्स नंबर हो। अब हो क्या रहा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, बिल बन रहा है, उस पे सेल्स टैक्स लग रहा है और उस पे सेल्स टैक्स नंबर नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? वो ब्रांच सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड नहीं है। अब वो बंदा आपसे सेल्स टैक्स ले रहा है और गवर्नमेंट को देने के बजाय खुद खा रहा है। तो लीगली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई साहब ये जो सेल्स टैक्स आप मुझसे ले रहे हैं, आपकी इनवॉइस के ऊपर सेल्स टैक्स नंबर कहाँ है? अब जब आप पूछेंगे ना फिर वो गड़बड़ाएगा, वरना तो आपसे वो पैसे लेता। दूसरा, मैं आपको छोटी छोटी बातें, इतनी बातें, मतलब प्रैक्टिकलिटी की तरफ किसी का ध्यान है नहीं। आमतौर पे टीचर भी, मैं क्यों झूठ बोलूं कि मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, तो मैं, और स्टूडेंट तो है ही एमसीक्यू, क्लिक 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 क्लिक। आपको पता है रेस्टोरेंट आप जाएं पाकिस्तान के रूल के तहत, जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले को पेमेंट बिल बनाने से पहले आपसे असूलन पूछना चाहिए कि आप सर कैश से पेमेंट करेंगे या कार्ड से, क्योंकि कैश पेमेंट पे टैक्स लगता है 15% और कार्ड से पेमेंट पे टैक्स लगता है 8%, 7% का डिफरेंस है। असूलन तो उसको आपसे पूछना चाहिए। अब पूरी लंबी तफसील इसको जल्दी कट शॉर्ट करके सुनाता हूँ। असूल ये है कि आप ऐसे, मैं बताऊं आपको जहां मैंने देखा है, ये स्वीट क्रीम है या एक कौन नाम है आइसक्रीम वाला आजकल बड़ा मशहूर है यार, सॉफ्ट स्वेल। आप सॉफ्ट स्वेल जाएं, सॉफ्ट स्वेल जाके आप खाना ऑर्डर करें, जो भी चीज आप खाना भी बेचते हैं ना आप, तो लोग, तो आपको बिल बनाने से पहले पूछेगा सर आप कार्ड या कैश, तो आप पूछे भाई कार्ड या कैश का क्या मतलब, तो कार्ड पे बिल अलग है, कैश पे बिल अलग है। कार्ड पे टैक्स है 7-8% और कैश पे टैक्स है 15%। आप बोलेंगे सर ये बात तो फिर अगर है ऐसी तो ये बाकी क्या कर रहे हैं, या तो चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे और आपसे पैसे ले रहे हैं, या कुछ लीगल चोरी कर रहे हैं। लीगल चोरी क्या होती है? जैसे केएफसी, केएफसी क्या कर रहा है भाई, केएफसी ने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट से राब्ता किया, ऑफिशियल डेजिक आप सर्च करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल कि जी हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे, 7% 15%, तो आप हमें 15% की इजाजत दे दें। गवर्नमेंट ने कहा इससे अच्छा और क्या होगा। तो तकरीबन 15-20 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें यम फूड्स यानी कि केएफसी, कबाबजीज और ये बड़े बड़े शामिल हैं। इन सबको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया लीगली कि आप 7% चार्ज ना करें, 15% चार्ज करें टैक्स। जी, दोनों कैश और उस पे कार्ड दोनों पे। और अब धड़ाधड़ पब्लिक 7% एक्स्ट्रा पे करी, किसी कोई पूछने वाला नहीं। एक फ्रॉड ये हो रहा है, एक फ्रॉड ये हो रहा है कि जी आपको बताएंगे ही नहीं और आपसे टैक्स, सेल्स टैक्स ले लेंगे, हालांकि सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं। थोड़े दिनों पहले मैं गया, हमारे घर के पास कैलिफोर्निया पिज्जा की नई ब्रांच खुली, तो मैंने उसको पैसे दिए, उसने बिल बना के दिया, बिल बिल्कुल सादा। मैंने कहा यार सादा बिल, कह रहा सर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सिस्टम अभी। तो मैंने कहा टैक्स भी मत लो। अबे, मैंने कहा यार सेल्स टैक्स नंबर ही नहीं है, आप सेल्स टैक्स दे नहीं रहा, मुझसे पैसे ले रहे हो। मैं क्या 150 रुपए के लिए उससे बहस करता, और हर ये आदमी ये सोचता है क्या डेढ़, वो लेकिन वो 150-150 रुपए करके उसने दिन के 30-40 बिल जो बनाए होंगे, नई ब्रांच थी तो 50 लोगों को तो बेचा होगा पिज्जा,
अच्छा खासा कमा गया वो, हमारे 150-200 रुपए, बट उसके तो अच्छे खासे। दिस इज हाउ। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ नॉलेज का ना होना। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्वियसली ये है, टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स। ये दो ऑब्जेक्टिव है। ये पहला ऑब्जेक्टिव है और ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। इन दोनों ऑब्जेक्टिव को सामने रख के हमने अपना इंशाल्लाह प्लान करना। अब आ जाए जनाब जरा F4LW के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है। जितने एसीसी के लॉ के पेपर है उसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है वेरिएंट। ये वेरिएंट क्या होता है? शैम्पू अलग अलग देखते हैं आप, येलो कलर का, ग्रीन, ब्लू। ये अलग अलग क्यों होता है शैम्पू? सनसिल्क के इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं? बस सनसिल्क वाला एक शैम्पू बना है, दैट्स इट। ये अलग अलग क्यों है? येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक। व्हाई इज दैट सो? हेयर टाइप अलग होने की वजह से ये वेरिएंट्स हैं एक्चुअली। ड्राई हेयर, सॉफ्ट हेयर, फला हेयर, नो हेयर, लेस हेयर, ज्यादा हेयर। समझ में आई बात? नहीं, आपको पता है जो लोग जिनके बाल नहीं होते वो भी शैम्पू करते हैं। स्कैल्प के लिए होता है ना असल में शैम्पू। हाँ। हाँ, जाहिर पता तो मुझे भी नहीं, मैंने भी सुना ही है। सो तो स्कैल्प के लिए करते हैं, बहरहाल ये अलग बात है। तो लॉ के पेपर के भी वेरिएंट है, और हमने जो वेरिएंट सेलेक्ट करना है लॉ में, वो याद रखना है आपने, वो है ENG। दिस मेक्स इंग्लिश लॉ। ENG। सिलेबस के अब ये कहाँ कहाँ ये बात होगी अप्लाई? सिलेबस वैसे तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन आपने कभी खुद देखना है एसीसी की वेबसाइट पे सिलेबस। देखते हुए आपने करना है, चूंकि ENGB का ऑप्शन है, एक ऑप्शन है और भी होता है, GLO, ग्लोबल, वो नहीं करना आप। ठीक है ना? तो मैंने लिख इसलिए दिया कि आपको वो नजर आ जाए। सर एक बंदा रेकमेंड कर रहा था ग्लोबल। जी जी। ग्लोबल। जी जी। तो मैं जवाब देता हूँ, आप पहले सवाल पूरा कर लें। हो गया सवाल? मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जो का जो लॉ स्ट्रक्चर है ना, लीगल स्ट्रक्चर है, वो UK बेस्ड है। वो गलत बोल रहे हैं मेरे हिसाब से। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में लॉ बनता कैसे है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान जब बना तो वहां पे अंग्रेज हुकूमत थी। तो हमने क्या किया, अंग्रेज हुकूमत के जाने के बाद एज इट इज अंग्रेजी लॉ को एक्सेप्ट कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें वेरिएशन करते रहे, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहे। तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो आज भी वैसा ही है। आप देखिए, जो जो उसमें लैटिन के वर्ड्स हैं लॉ के अंदर, अगर आपने लॉ पढ़ा उसमें, ये कहाँ से आए लैटिन वर्ड? पाकिस्तान के लॉ में लैटिन वर्ड्स कहाँ से आ गए भाई? पुरानी इंग्लिश के वर्ड कहाँ से? ये असल में लीगल इंग्लिश लीगल लॉ ही की जो है ना, एक्सटेंडेड या कन्वर्टेड शक्ल है। आप देखें ना, आज भी जैसे वो इंग्लैंड के जजेस, आप देखें वो जज, वो विग पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? पता है इसके पीछे लॉजिक है? इसके पीछे देखा आपने, कुछ जज पहनते हैं व्हाइट कलर की विग, बाल कवतीन जैसे। वो इन बालों में बहस करते हैं ना, उनको फील नहीं आती। वो फिर खवातीन वाले बाल लगाते हैं, फिर एक दूसरे से बहस करके लड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, आप यही तो भाई की बात को सीरियस नहीं लिया ना आपने, एवरीथिंग में आपने सीरियस नहीं लिया मेरी बातों को। उनको कहते हैं मजा ही नहीं आता बहस करने में। तो फिर वो सब औरतों की तरह विग लगाते हैं। फिर जब वो बहस करते हैं तो अदालत का माहौल टाइट बन जाता है। खैर, ये मजाक की बात थी। अच्छा, सिलेबस के वक्त आपने देखना है मेरे भाई। जैसे गल्फ कंट्रीज हैं जी उनमें जी। कौन सा इम्प्लीमेंट होता है? उनका अपना लॉ है। तो उसके लिए ग्लोबल ज्यादा सूटेबल है या नहीं, दोबारा पेपर देना पड़ेगा? अगर तो उसमें भी देना पड़ेगा। गल्फ के में जाने का पेपर पहली बात तो क्यों देना पड़ेगा, पहले तो ये बताएं। ये अगर वहाँ पे काम करना है हाँ। जॉब वगैरह हाँ हाँ, नहीं नहीं, किसने कहा? गवर्नमेंट के। तो LW का पेपर देना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। पेपर तो तब देना पड़ता है जब आप कोई क्वालिफिकेशन परसू करते हैं। जब आप गल्फ जाना थोड़ी कोई क्वालिफिकेशन है। बस अगर आप ICAW करेंगे, भाई गल्फ जाने का कोई पेपर नहीं होता। गल्फ जाके अगर कोई क्वालिफिकेशन परसू करेंगे तब पेपर देना पड़ेगा। सिर्फ गल्फ जाने का कोई पेपर नहीं। जो जो है आप बोल लें बात, दिमाग में जो किसी ने आपको बोला है, जो आपके कंफ्यूजन है वो बोल लें। गल्फ जाने का कोई पेपर। ग्लोबल का मकसद क्या है? ग्लोबल ग्लोबल का मकसद, हमें जरूरत, ग्लोबल का मकसद एक जनरल लॉ स्ट्रक्चर। हम तो वैसे ही क्लोज है ना ENG UK लॉ से, पाकिस्तानी लॉ जो है। तो हमें देखें, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे ना पहले। हम ब्रिटिश कॉलोनी में रह रहे हैं, जो कि पैसे पहले थी। तो हमारे उसमें फर्क है। मलेशिया वालों को फर्क लगेगा, क्योंकि मलेशिया वालों का मुझे नहीं पता लॉ कैसे बना, उनके लिए ग्लोबल बेहतर होगा मलेशिया में रहने वाले बच्चों के लिए। हमारे लिए तो, हमारा तो स्ट्रक्चर ही UK से रिलेटेड है ना, हमारा पाकिस्तान का स्ट्रक्चर। तो वो आपको इसलिए, ठीक है, ये फर्क है। नेक्स्ट।
और ग्लोबल का मटेरियल भी कम है, पढ़ने पढ़ाने के हवाले से, प्रेपरेशन के हवाले से उसका मटेरियल भी इतना अवेलेबल नहीं। सिलेबस के बाद आपने जब सीबी बुक कराएंगे तो उसमें भी आप देख लीजिएगा, वैसे तो टीएसए में आप बुक कराएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट चेक कर रहा था, लेकिन फिर भी आप एहतियातन देख लीजिएगा, वो LWENG होना चाहिए। इसी तरह आप जो हैं जब स्टडी हब पढ़ेंगे, तो स्टडी हब के जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा ENG ग्लोबल। फिर आप स्टडी टेक्स्ट अगर खरीदते हैं, अगर आप किट करते हैं, आप स्टडी एजुकेशन हब के मॉक करते हैं, आप जो है स्पेसिमन एग्जाम देते हैं, देखा ना FBT का जितना स्पेसिमन एग्जाम है, एजुकेशन जिस तरह उसके एजुकेशन हब है FBT के 3, इसके भी एजुकेशन हब है, वो भी एग्जाम से बिल्कुल, मतलब जहां जहां आपका वास्ता पड़ेगा आपने ये ENG देखना है। यहां तक कोई सवाल किसी का? अब आ जाए जरा कोर्स आउटलाइन पे जरा। यार एक काम कर देंगे, ये फैन बंद कर देंगे, ये जरा वो कर रहा है। आप जाए उधर, वो लगे हुए स्विच। मैं नहीं जा रहा है, आप चले आओ, वो जा रहा है। एक एक करके बंद करना जरा। हम्म। कोर्स आउटलाइन सबसे पहले हमारे पास, अच्छा आज की जो क्लास है हमने सब्जेक्ट को समझा, अब हम इस कोर्स आउटलाइन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा आसान लफ्जों में एक ऐसा ड्रोन व्यू कि भाई ऊपर ऊपर तक पूरे एरिया को हम एक्सप्लोर करेंगे, कि वो ये सब्जेक्ट क्या है, इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, इसका कोर्स स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला एरिया, अच्छा हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरा जो F4LW है वो पूरा एग्जैक्टली स्टडी हब के ऊपर बेस करता है। यानी कि जो मेरा चैप्टर नंबर 1 होगा वही एग्जैक्टली स्टडी हब में चैप्टर नंबर 1 होगा, जो मेरा चैप्टर नंबर 2 होगा उसी नाम उसी नंबर से स्टडी हब में होगा, तो आपने स्टडी हब ही पढ़नी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि सीक्वेंस भी वही होगी, नंबरिंग भी वही होगी, नाम भी वही होगा, और इंशाल्लाह ताला पढ़ना है स्टडी हब सबने, ये मैं ऑफिशियल जवाब ये है मेरा। लेकिन अनऑफिशियल जवाब ये है कि जब आप इंशाल्लाह स्टडी हब पढ़ेंगे, सॉरी मेरा लेक्चर लेंगे क्लास में और मेरे नोट से पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप स्टडी हब पढ़ेंगे तो 95% स्टडी हब कवर हो चुका होगा, स्टडी हब 95% कवर हो चुका होगा इंशाल्लाह। लेकिन पढ़ना फिर भी है। वो जब आप पढ़ेंगे ना आपको लगे तो सब पढ़ा हो, तो आप जल्दी स्कैनिंग करके निकल जाएंगे। आपको अलग से टाइम देने की जरूरत, वो पूरा मैंने बनाया ही स्टडी हब की बेस के ऊपर है। ठीक है जी। अच्छा जी। तो पहला एरिया जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश लीग। अच्छा अब ये चैप्टर नाम नहीं, ये चैप्टर के नाम नहीं है, ये एरियाज हैं। चैप्टर वो अलग हैं, वो जब नोट्स दूंगा तो उस वक्त चैप्टर का नाम आएगा, वो एग्जैक्टली वही होगा जो स्टडी हब में। चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश लीगल सिस्टम, तो वहां जाके खोलेंगे तो उसमें एग्जैक्टली वैसे ही लिखा हुआ होगा। ये जो लिख रहे हैं ये कोर्स है, ये सिलेबस है आसान लफ्जों में। यानी कि ये एरियाज बता रहा हूँ मैं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, एजेंसी लॉ, तो ये 8 चैप्टर नहीं है, ये 8 एरियाज हैं एक्चुअली। ठीक है। पहला एरिया जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो है इंग्लिश लीगल सिस्टम, और इसको ELS भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, अभी तो मैं ओवरव्यू है ना हमारा, लॉ होता क्या है, लॉ बनता किधर है, कहाँ बनता है। अच्छा कुछ बातें ऐसी जो मैं बताऊंगा जी पूरी दुनिया में सेम है, कुछ बातें ऐसी जो पाकिस्तान में अलग है, कुछ बातें यूके में अलग है, सारी बातें बताऊंगा आपको। ठीक है। लॉ बनता किधर है, इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया में एक ही है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बनता। लॉ किधर बनता है? अभी तो मुल्क के हमारे हालात ऐसे, सोचे कहाँ बन रहा है, किन लोगों के हाथ में लॉ है, समझ में आई बात? अच्छा जी, लॉ बनता है पार्लियामेंट में, शाबाश। फिर लॉ, हम पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट में कैसे बिल जाता है, उस पर बहस होती है, फिर वो जैसे पाकिस्तान में पहले नेशनल असेंबली में जाता है, फिर सेनेट में जाता है। ठीक है, यूके में ऐसे नहीं, तो यूके में हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, फिर वहां पे जाता है रॉयल एसेंट के लिए जाता है किंग के पास। हमारे यहाँ पहले नेशनल असेंबली, फिर सेनेट, और फिर सदर। एक और जगह जाता है लेकिन वो डिस्कस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मुझे भी घर जाना है। अच्छा लगेगा कि सर डाले में बैठे हुए नजर आएंगे, जा रहे हैं।
तो ये तो हम जो ऑफिशियल हमारा स्टेप है वो ही डिस्कस करेंगे, नेशनल असेंबली, सेनेट और फिर सदर, बस बीच में और एक जगह जाता है बिल प्रेजेंट। वहां पे क्या है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, और उसके बाद किंग के साइन होने, रॉयल एसेंट कहते हैं उसको। और खैर पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि ये एक लफ्ज है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना स्कूल में जब आप थे, तशरीह करें, क्या मतलब था इसका? तो आप लोग शायर इस शेर में ये कह रहा है, तो आप क्या कर रहे थे? यू आर डूइंग इंटरप्रिटेशन। जो अल्फाज थे, आप उसको समझा बता रहे थे कि इस अल्फाज का मेरी नजर में क्या, दैट वाज इंटरप्रिटेशन। इसी तरह लॉ जो बनता है ना, वो टेक्स्ट की शक्ल में होता है। की शक्ल में होता है, टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट की शक्ल में होता है। और वो कहाँ से पास होता है? पार्लियामेंट से। जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है, तो वो लॉ कागज का टुकड़ा एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब फर्ज करें उस लॉ में लिखा हुआ है, अगर कोई शख्स किसी को जख्मी करेगा, तो जख्मी करने वाले को 2 साल से 10 साल तक की सजा मिलेगी। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अगर कोई शख्स दूसरे इंसान को जख्मी करेगा, तो 2 साल से 10 साल तक की सजा होगी। अब सवाल ये कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जख्मी, दैट्स द पॉइंट। तो ये फैसला करता है कोर्ट कि जख्मी किसको कहते हैं, और किस जख्म को कितना बड़ा होगा, कि वो 2 साल, और बड़ा जख्म 3 साल, और बड़ा जख्म 4 साल। सर वो तो हॉस्पिटल चला गया 5 साल, सर ICU में चला गया 6 साल, सर तकरीबन कब्रिस्तान की गेट तक चला गया 10 साल। अब ये जो फैसला है ना, चूंकि अदालत को भी आप अनलिमिटेड इख्तियारात नहीं देते कि जज की मर्जी है, किस कोई भी, नहीं नहीं नहीं, जज को भी एक बाउंड्री के अंदर बाउंड किया जाता है। उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन रूल्स। क्या कहते हैं? कि जख्मी की क्या इंटरप्रिटेशन है, धमकी की क्या इंटरप्रिटेशन है, जहनी तौर पे किसी को परेशान करने की क्या इंटरप्रिटेशन है। बात समझ में आ रही है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर लफ्ज का मतलब एक जैसा नहीं होता। अब ये सारे हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन रूल्स। फिर हम पढ़ेंगे इंग्लिश लीगल सिस्टम के अंदर कोर्ट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? पाकिस्तान में कोर्ट कैसे होती है? पाकिस्तान में कोर्ट ऐसे होती है, सबसे पहले होती है सिटी कोर्ट। सिटी कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। 3 टीयर्स हैं ये, 3 टीयर्स हैं, सिटी, हाई, सुप्रीम कोर्ट। यूके में 4 टीयर्स हैं, काउंटी कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ 3 स्टेप है, वहां 4 स्टेप है यूके में। तो अगर कोई यूके में काउंटी कोर्ट में केस जाएगा, तो पहले तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन से केस काउंटी कोर्ट में जाएंगे, कौन से हाई कोर्ट में, कौन से कहाँ, कौन से कहाँ। फिर अगर आप काउंटी कोर्ट में केस हार जाते हैं, तो हारने वाला चाहे तो अपील कर सकता है। अपील कहाँ करेगा वो? बड़ी बड़ी कोर्ट में करेगा, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में केस हार गया तो कोर्ट ऑफ अपील, और कोर्ट ऑफ अपील में केस हार गया तो, और सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया तो, नहीं नहीं, बस फिर वो आखिरत का इंतजार कर। फिर वो आखिर में जुमला कहता है, मैं क्यामत के दिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई फिर क्यामत के दिन मिलेंगे फिर। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अच्छा, आपको पता है हमारे जहन में क्या है? देखिए ये फर्क है खुद पढ़ने में। अब आप बता बनाए, आपके जहन में क्या है, कौन जाता है अपील करने, हारने वाला जीतने वाला? ऑफ कोर्स, कॉमन सेंस तो यही कहती है ना कि अपील कौन करता है? केस हारने वाला, केस जीतने वाला? कभी कभी केस जीतने वाला भी अपील करता है। और अच्छे से। हाँ हाँ हाँ, और अच्छे से मतलब मैंने इन पे केस किया कि जैसा भी मेरे पैसे नहीं दे रहे, इन्होंने परेशान किया है, और जो है हमारा काम सही नहीं किया, इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई इनसे। जज ने कहा ठीक है जी, आप केस जीत गए, 40 लाख रुपए जुर्माना। मैंने कहा नहीं, 40 लाख रुपए कम है, हमारा नुकसान ज्यादा हुआ है। तो मैंने अपील कर दी बड़ी वाली कोर्ट में। और अपील क्या कही कि ये जो जुर्माना हुआ है ये कम है, और होना चाहिए। अब दोनों बातें हो सकती हैं, वो 40 को 60 भी कर सकते हैं, और 30 भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हम पूरा वो, ये पूरा प्रोसीजर फिर हम ये पढ़ेंगे कि कोर्ट में कितने जज होते हैं। सर एक होते हैं, एक नहीं होता, एक भी होते हैं, 3 भी होते हैं। क्या मतलब एक भी होते हैं 3 भी होते हैं? जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें मल्टीपल जजेस होते हैं। अब एक छोटी सी मिसाल है, ये अब हम ऐसा एक, अच्छा ना, ये जो लॉ है इसमें ज़ाहिर है पॉलिटिकल एग्जांपल्स बहुत सारी आएंगी, तो हमने उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाना।
हम उसकी लीगल टेक्निकलिटीज को पढ़ के बाहर आ जाएंगे। अब ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर थे, उनका एक केस है जिसमें उनको फांसी हुई थी। अब वो सही था गलत था मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा मसला है भुट्टो साहब से आके पूछ लें, मुझे नहीं पता। हम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। हो सकता है वो सही फांसी हुई, हो सकता है गलत हुई, मुझे नहीं पता। मैं तो लीगल इश्यूज को डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता है उसमें जज कितने थे? उसमें जज थे 9 जज, 9 जज थे उसमें। क्यों? साबिक वजीर आजम थे वो उस मुल्क के, हाई प्रोफाइल केस था। एक जज को मैनिपुलेट करना आसान है, तो फिर एक जज नहीं, फिर बड़े केस में 3 जज, और बड़े केसेस 5 जज, 7 जज, 9 जज तक जाते हैं। वजह क्या है? फिर होता है कि 5:4 से फैसला हो गया, 5 ने कहा ये गलत, 4, तो हमेशा ऑड नंबर में लगाते हैं, कोशिश करते हैं जज की तादाद कितनी हो, ऑड में। अब 6 लगाएंगे, 3 उसने कहा, 3 का अब क्या करेंगे भाई? पुगम भी नहीं कर सकते वहां तो, है भाई पुगम करो, फांसी चलो भाई, अबे भाई पुगम पुगम आगे। समझ में आ रही बात? तो ये भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं फिर भाई, वो ऑड नंबर में रखते हैं। 5 जज, तो 5 जज में क्या होता है, 3 जज ये कह रहे हैं, 2 जज ये कह रहे हैं। अच्छा, अब 5 जज में अगर 5 के 5 कहते हैं गलत, तो फिर तो ये बड़ा मजबूत फैसला हो गया। 5:0 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है। भाई ये सबसे है, तो वो है बात। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? तो इस तरह होता है। खैर, जज के नाम पढ़ेंगे, सबसे पहले सर्किट जज होता है, सबसे जूनियर जज, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट जज, फिर फला हाई कोर्ट जज, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। हम वो भी पढ़ेंगे, जजेस की टाइप्स। समझ आ रही बात? इंशाल्लाह। तो ये तो होगी जी इंग्लिश लीगल सिस्टम का एरिया पूरा। दूसरा एरिया वो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अच्छा, आपके ना मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एफबीटी के, सॉरी, एलडब्ल्यू के स्टडी हब में है 19 चैप्टर, कितने? और उसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट लॉ को कवर, इंग्लिश लीगल सिस्टम को तो एक चैप्टर कवर करता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को 3 चैप्टर कवर करता है। ये बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा एरिया है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा बड़ा एरिया है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ने से पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सुबह से लेकर शाम तक मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपने टीएसए में एडमिशन लिया, कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने यंगो बुक कराई आने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने मकई वाले से मकई खरीदी 50 रुपए की, ये भी और आपके मकई वाले के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो तो कुछ लिखना पढ़ना तो हुआ नहीं, तो किसने का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होता है? कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी होता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्शन बेस्ड भी होता है। पता है आपको एक्शन बेस्ड मतलब? आप एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करें और अगला भी एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करे। सर एक्शन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? एक्शन बेस्ड की सादा और आसान मिसाल, अभी आप कोल्ड ड्रिंक, अभी आप जाएं कैंटीन, फ्रिज खोला आपने, फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकाली, काउंटर पे रखी, फर्ज करें वो 100 रुपए की है, और साथ में 100 रुपए का नोट भी रख दिया। वो क्या करेगा, 100 का नोट उठाएगा, दराज में डालेगा, आप कोल्ड ड्रिंक उठाएंगे और चल पड़ेंगे, ना आपने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? थ्रू एक्शन। और आ रही बात? तो वर्बल भी कुछ नहीं हुआ सर इसमें, तो कोई बात। तो अगर रिटर्न है तो रिटर्न भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ ये जरूर है, लॉ ये कहता है, एक मिनट रुक जा बेटा, लॉ ये कहता है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, एक्शन कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसका लीगल नेम क्या है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, मगर बेहतर है रिटर्न, क्योंकि रिटर्न को साबित करना, वर्बल को और इंप्लाइड जो एक्शन कॉन्ट्रैक्ट उनको साबित करना पॉसिबल बहुत मुश्किल है। तो लॉ कहता है, फिर उसका हल क्या? सर ये बनाया क्यों? जब ये इसका हल ये है कि हमने, लॉ ने कहा एक काम करें, आप जो रोजमर्रा के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, जिसमें आपको लगता है लीगल चैलेंज नहीं करना पड़ेगा, वो आप वर्बल और वो कर लिया करें, एक्शन इम्प्लाइड। अब कोल्ड ड्रिंक है, अब कोल्ड ड्रिंक उसने गलत दे दी, या नोट आपने गलत दे दिया, अब अदालत थोड़ी जाएंगे इस बात के लिए। अब बोलेगा अबे यार, ओए यार, बस आ जाए, अबे यार 2 दफा करें, बाहर आ जाए। अब इतने से काम के लिए रिटर्न करने की क्या जरूरत है? लेकिन आप एडमिशन लें तो प्रॉपर एडमिशन फॉर्म भरें, आप घर खरीदें तो प्रॉपर कागजात बनाएं, आप गाड़ी खरीदें तो प्रॉपर कागज, जो मेजर, तो लॉ ने बड़ा सिंपल जवाब दिया आपको कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जो मेजर ट्रांजैक्शंस आपकी जिंदगी में, जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी जिंदगी में, जो मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको रिटर्न कर लें, और जो इममटीरियल है रोजमर्रा के, उनको वर्बल कर लें या
एक्शन कर ले मतलब तो वही बात। हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हो वर्बल भी जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और लीगली वर्बल कॉन्ट्रैक्ट और रिटन कॉन्ट्रैक्ट की जो जो अहमियत है ना, जो इंपॉर्टेंस है, वो सेम है। बस मसला ये कि वर्बल को साबित करना बहुत मुश्किल है। अदालत के खिलाफ सबूत लाओ, आपने सबूत तो कोई नहीं, जज कहेगा भाई जाओ बेटा। या कॉल रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, तो वो लेकिन यार उसमें आवाज कैसी नहीं, आवाज भी तो हो सकती है ना, किसी ने निकाली हुई हो, पर मुश्किल है, डिफिकल्ट है। आजकल तो यार ये पता नहीं चलता। वीडियो लोग, आप थोड़ी देर बाद देखिएगा वीडियो वो हो जाएगी, वीडियो सबूत खत्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन टेक्नोलॉजी दोनों जगह बढ़ रही है ना। जिस तरह एआई वीडियो बनाना आसान हो गया है, तो एआई वीडियो को पकड़ना भी आसान है। आप उसको सिस्टम में डालें, वो बता देगा। फॉरेंसिक ऑडिट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? फॉरेंसिक ऑडिट पता चल जाता है कि वीडियो एआई है क्या है। समझ आ रही बात? सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरा तफसील से हम पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, खत्म कैसे होता है। अब मैंने एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने पैसे दे दिया, वो सामान नहीं दे रहा, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, सब लॉन्ग डिस्कशन टू गो। कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट किन चीजों मिलकर बनता है? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। कौन सी चीजें जो 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 उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इनमें से अगर एक भी मिसिंग होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। फिर हम ये भी पढ़ेंगे इसमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट रिटन होने चाहिए, कौन से वर्बल। अच्छा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं, अदालत लॉ ने लिखा हुआ है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनको हम वर्बली और रिटन ही मानते हैं, वर्बल नहीं मानते। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे रिटन भी होना जरूरी है और साइन भी होना जरूरी है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं रिटन भी होना जरूरी है, साइन भी होना जरूरी है, विटनेस, विटनेस क्या होता है? ना ना, गवाह, गवाह होना भी जरूरी है। आप देखिए बाज कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं ना, दो लोग साइन करते हैं, गवाह भी होते हैं। जी जी, गवाह भी साइन करते हैं। देखो आप माशाल्लाह, आप खाए होंगे आपने छुआरे किसी की शादी के, उस वक्त गवाह भी होते हैं ना। वकील भी होता है, गवाह भी होता है, मौलवी साहब भी होते हैं, ये भी होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ये। समझ में आ रही बात? तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया। नेक्स्ट समझिए लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट समझने से पहले इसका बैकग्राउंड समझें। देखिए जब भी दो लोग कॉन्फ्लिक्ट लेके अदालत जाते हैं, जाहिर है अदालत आए तो कॉन्फ्लिक्ट ही होगा ना। खुशी खुशी तो कोई भी नहीं आता होगा ना, जज साहब ये हमसे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है, हमने कहा चल अदालत ही आ जाए। जज क्या कहा, पागल के बच्चे वापस जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ क्यों आए हो? बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट लेके लोग अदालत आते हैं, तो अदालत कॉन्फ्लिक्ट को सुनने से पहले एक सवाल करती है। तो जज कहता है कॉन्फ्लिक्ट तो बाद में सुनेंगे हम, पहले ये बताएं आप दोनों एक दूसरे से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है या नहीं। क्या मतलब सर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप? मसलन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एब्सेंट। क्या मतलब सर, ये समझ में नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है या नहीं। मसलन झगड़ा है टेनेंट, किराएदार और लैंडलॉर्ड। जज साहब ये किराया नहीं दे रहा, जज साहब का घर खराब है, अब लड़ते हुए अदालत आ गए, तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है या नहीं? टेनेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना। नहीं समझ में आ रही बात? दो आदमी एक्सीडेंट का केस लेके आए, जज साहब मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसने आके टक्कर मार दी। जज कहेगा आपके में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट देखा ही पहली दफा है और आगे भी देखना नहीं चाहता। जगह से गाड़ी थोड़ी धाड़ करके मारी, शीशा तोड़ दिया, लाइट तोड़ दी, मुझे पैसे दिलवाए। उसका इन दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, ये बात समझ में आई? लॉ ये कहेगा इस बात को सुनने के बाद कि अगर तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है तो आपके दरमियान अप्लाई होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है तो आपके दरमियान अप्लाई होगा लॉ ऑफ टॉर्ट। अगर मालिक मकान और किराएदार झगड़ते हुए आएंगे तो उन दोनों के केस का फैसला होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर एक आदमी ने दूसरे आदमी की गाड़ी को टक्कर मारी है तो दोनों में तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं ना। तो उन केसेस का फैसला जहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट।
वो डिस्प्यूट्स, वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो दो ऐसे लोगों के दरमियान अराइज होते हैं जिनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मसलन आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ किसी ने पोस्ट लगा दी, आपको पता है ये भी टॉट जुर्म है ये। मसलन मैंने फला रेस्टोरेंट में के बारे में लिख दिया, यहाँ पे मरी हुई मुर्गी का गोश्त मिलता है। अब फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड होता है ना, चीजें आती हैं फॉरवर्ड चालू करते हैं, हाँ ऐसा करने से शैतान आपको रोकेगा, चल फिर भाई फॉरवर्ड। ये नहीं करना चाहिए, ये गुनाह भी होता है और इलीगल भी है। आपने ना वेरिफिकेशन करी ना कुछ किया, और आपने बेमार दो आदमी की तस्वीर लगी हुई है, ये दो खवातीन, ये बच्चे अगवा करती हैं औरतें, उड़ी देती थी, शेर शेर शेर, 8,000 शेर आए हुए नीचे। तो भाई पत्नी वो है भी नहीं बेचारी, अगवाकार कौन है, आपने यार ऐसे कर दिया, ये गुनाह है शदीद। अभी क्या हुआ, देखिए फिर हम उसमें जाएंगे, थोड़ी सी लीगल वो पॉलिटिकल बातें, लेकिन हम कर अभी इरशाद भट्टी साहब का इशू आया, केस एग्जैक्टली टॉट का इशू आया। इरशाद भट्टी साहब ने एक खबर शेयर करी कि फला साहब के घर के लॉन को इरशाद भट्टी जानते हैं, जी जी। एंकर टाइप के हैं कोई, साहब ही हैं वो बने हुए। तो उन्होंने फला खबर शेयर कर दी है कुछ चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में कि जी इनके घर के लॉन में ना खर्चा हुआ है इतना सारा करोड़ों। और जनाब जनाब उन्हें कर दी बात, व्यूज व्यूज आ गए, ठीक है, हेलो गाइस, व्यूज आ गए, हमारा चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें, व्यूज आ गए। उन्होंने केस कर दिया इनके ऊपर, वो कंप्लेन कर दी कि इनको बोले सबूत दें। अब वो माफी मांग रहे हैं, आजकल उनकी वीडियो आई हुई, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था, ये वो। देखिए ये मेरे और आपके लिए भी सबक है ये। इसी तरह थोड़े दिनों पहले एक खातून ने ये भी बहुत मशहूर थी, खातून रोती भी नहीं आई थी वीडियो, मैंने उन्होंने कौन था यार वो, यार एक वो सियासतदान है उसके बारे में कि फला, हाँ नहीं 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 यार, ये एक कोई अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था इस्लामाबाद में। वो तो एक फला पॉलिटिशियन के बारे में बोल दिया कि इसके अंदर इनका अपार्टमेंट है। तो एक खातून ने ये खबर शेयर कर दी, वीडियो वीडियो बना के ना, खूब फला पॉलिटिशियन, ये चोर लुटेरे डाकू, इन्होंने जो है ना पैसे खाए और वो बनाया। उन्होंने कंप्लेन कर दी कि भाई इनको बोले सबूत दें, इन्होंने जो इतनी बड़ी बात बोली है कि हमने मेरे फला जगह अपार्टमेंट है। तो फिर वो खातून रोने लगी, नहीं मैं ऐसा ये वो मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा तो मकसद ये नहीं था, हम तो इस मुल्क के शहरी हैं, मैं कैसे जाऊं, मुझे बुला लिया उन्होंने ऑफिस में, मेरे घर में कोई है भी नहीं, मैं कैसे जाऊं। तो बाजी आपने जब शेयर किया तो उसको आपने सोचा मैं कैसे जाऊं। पर मैं भी कहता हूं, चलो वो खातून थी, इनको ख्याल करना चाहिए, लेकिन वो अच्छी खासी, और उनके पीछे भी बहुत बड़ी वीडियोस का पूरा जाल बिछा हुआ था, जिन्होंने जो है ना हर एक के उसको बेइज्जत किया, उसको बेइज्जत किया। खैर ये सब लॉ ऑफ टॉट के तहत किसी की गुडविल को डैमेज करना। आपने गली में रास्ते रास्ते में गाड़ी गलत खड़ी कर दी, जो आप पे लीगल केस बनेगा वो लॉ ऑफ टॉट होगा। आपको याद है ये गुलशन इकबाल में, गुलशन चौरंगी और नीपा चौरंगी के दरमियान में एक बहुत बड़ा चेज है, नहीं इम्तियाज है, इम्तियाज मैगा के नाम से, मेरे ख्याल से कराची का सबसे बड़ा इम्तियाज है वो। गुलशन चौरंगी और नीपा चौरंगी के दरमियान में इम्तियाज मैगा देखा है आपने किसी ने, बहुत बड़ा है वो खुला था कुछ साल पहले, और खुलते ही बंद हो गया था, कोर्ट ने उसको बंद करने के ऑर्डर दे दिए थे, बंद करने से मुराद वक्ती तौर पे। क्यों? उन्होंने प्रॉपर पार्किंग नहीं बनाई, एज अ रिजल्ट पार्किंग करने के चक्कर में रोड जैम हो रहा था, और लोगों को गुजरने का मसला हो रहा था। कौन से लॉ के तहत कार्रवाई हुई थी? लॉ ऑफ टॉट के तहत। ये आपको हमें अंदाजा ही नहीं है, इतनी इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की हमारी लाइफ में। एक एक जरा गलती आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकती है। इंशाल्लाह वो दोनों वीडियो ना, इरशाद भट्टी साहब की वीडियो और जो खातून थी ना उनकी भी इंशाल्लाह वीडियो, साद रफीक साहब थे वो पॉलिटिशियन जिनके खिलाफ उन खातून ने वीडियो बना के डाली थी। तो मैं आपको वो इंशाल्लाह दोनों सेंड करूंगा ग्रुप में। मकसद समझाने का ये है कि बहुत मुसीबत में आ गए दोनों, अच्छी खासी प्रॉब्लम में आ गए दोनों। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो उनको कह रहा हूँ उनको भी माफ कर देना चाहिए, शाद भट्टी साहब को भी, लेकिन उनको ऐसे कुछ नोटिफिकेशन दे देना चाहिए कि भाई इतने अरसे तक आप कोई खबर नहीं चलाएं या ये वो, जेल वेल में नहीं डालना चाहिए किसी को यार। मैं इसके सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि आप किसी की पगड़ी उछालने से पहले तो आप थोड़ा सा ख्याल करें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे चलें, लॉ ऑफ टॉट का नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट लॉ, ये हमने काफी डिस्कस किया। जब भी इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में कहीं जॉब करेंगे, कोई कारोबार करेगा, तो कौन सा लॉ बीच में आएगा? ठीक है जी, हमने एक चीज पढ़ी थी कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, याद है किसी को?
अनफेयर डिसमिसल थी एक तो, प्रॉपर रीजन देना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल एक चीज थी, याद है किसी को कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल का मतलब? कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल ये थी कि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इतना तंग करे, इतना तंग करे, इतना तंग करे, इतना तंग करे कि वो छोड़ के चला जाए। होता ना बात, खुद चला जाए। आप प्रेशर नहीं डालते, देख लो बेटा हमारे जाने का वक्त है, अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हारी फुप्पो की बेटी सफिया, अबू उसकी तो नाक बहती है, कोई बात नहीं बेटा, अभी बड़ी हो जाएगी, सही हो जाएगी, उससे शादी कर लो। और प्रेशर दिया, मैं दिल का मरीज हूँ तो पता है, तो यूं कर कैसे करने लग गए, तो आपने कहा, "ले भाई, बाद में पता चला गैस थी।" तो ऐसे प्रेशर डालते हैं ना, इसी तरह एम्प्लॉयर भी प्रेशर डालता है, पता है? और बहुत इट्स वेरी कॉमन। मिसाल के तौर पे वो आपको बुलाएगा, भाई वो सलमान साहब की नौकरी चली गई, ये बात आपको सुबह बता दी बॉस ने, बहुत टेंशन में, सलमान साहब की चली गई यार। लंच के बाद आपको बताया, आपको पता है आसिफ साहब की भी जाने वाली है नौकरी। फिर अगले दिन, थोड़े दिन बाद, आप तो काफी अर्से काम कर रहे हैं, हाँ ऐसे बोला, ऐसे ऐसे आपको ना प्रेशराइज कर करके, फिर 3 दिन बोला यार आपके मसले चल रहे हैं, लेकिन एक आध रास्ता है कि नौकरी बचाने का। क्या है सर नौकरी? आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो यार, पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपका सही नहीं है, आप फंस जाओगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। हाँ सर नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हाँ बच जाएगा। अच्छी खासी 1.5 लाख की नौकरी थी, 1,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट सामने रख दिया, ये ले। अब बोलो सर तो 1,20,000 है भाई, नौकरी चली जाएगी। अब आदमी देखो, मौत दिखा के बुखार पे राजी कर ला, ये सुना है मुहावरा? मौत दिखा के, समझे क्या मतलब है इसका? भाई मैं आपको ऐसे बोलूं यार आपको बुखार होगा, आप बोलेंगे भाई क्या है बुखार, बुखार क्यों भाई, क्या हो गया भाई, बुखार बुखार नहीं। आप बोले नहीं ऐसे नहीं होगा बुखार, आप बोलो यार मरने वाले हैं आप, बोले हैं हाँ मरने वाले हैं भाई, मरने मौत आने वाली है, वो आने वाले हैं, फरिश्ता आने वाला है। सर अभी तो मेरा रिश्ता ही नहीं आया, अभी इस उम्र में फरिश्ता क्या हो गया सर, ये तो मेरे रिश्ता आने की उम्र थी, ये फरिश्ता क्यों आ रहा है? आने वाला भाई, मौत आने वाली है, आप मरने वाले हैं, आप बताओ क्या करना। अब सर कोई इलाज, एक इलाज है, उस गोली है, उससे बच जाओगे, लेकिन थोड़ा बुखार होगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बुखार तो मुझे अच्छा लगता है, पर बुखार होगा थोड़ी देर सोचे ना, आप लॉजिकली समझे। वैसे मुझ समेत कोई भी आदमी बुखार पर राजी, मौत दिखाएंगे भी राजी हो जाएगा। इसलिए अगर 1,50,000 वाले को आप बोलेंगे 1,20,000 नौकरी कर लो, तो वो राजी नहीं होगा, तो क्या करें? मौत दिखाएं। समझ में आ रही बात? 250 का पेट्रोल पहले 400 पे ले जाए, फिर 300 पे ले आए। वाह 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 वाह। अबे 250 का था ये, 257 का था मेरे ख्याल से। अभी 257 तक आना चाहिए कम से कम। 300 का। तो क्या किया, मौत दिखाई पहले 400, जब मौत से फारिग हुए फिर 300 पे खुश हो रहे हैं। ये एक तरीका है। समझ आ रही बात? एम्प्लॉयमेंट लॉ के बाद हमारे पास है एजेंसी लॉ। टीएसए में एडमिशन कैसे लिया बेटा आपने? खुद आए थे आप, या कोई वकील वगैरह हायर किया आपने एडमिशन लेने के लिए? अकेले खुद फंडा है भाई? ये होता है तगड़े। लड़का आता, लड़की देखने इतने सारे लोग लेके आता है, 500 बाराती, लड़की अकेली आ जाती है, कहती है मैं सबको संभाल लूंगी, मैं सबको देख लूंगी। वो देख लेती है माशाल्लाह, ऐसा देखती हो। हाँ भाई आपने एडमिशन कैसे लिया मेरे भाई? हैं? उधर। खुद आ गए आप? कोई कंसल्टेंट हायर नहीं किया आपने? अच्छा आप में से किसी ने कभी ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान से बाहर या कहीं के लिए अप्लाई करने की कोशिश या वर्किंग वगैरह की? थोड़ी बहुत वर्किंग, या आपके किसी कजन ने, भाई ने, दोस्त ने की हो वर्किंग, आपने इसको देखा हो वर्किंग करते हुए? एनी वन ऑफ यू? दोस्त ने कहाँ बचे? पोलैंड। तो पोलैंड में जब उसने वर्किंग की, तो आप थोड़ा सा बताएं उसने वर्किंग कैसे करी, अंदाजन, जस्ट टू हैव एन आइडिया। खुद पोलैंड गई वो? एजेंट के थ्रू। क्यों एजेंट के थ्रू? क्यों भाई? उसको बोलती जिस तरह बेटा मैंने टीएसए में एडमिशन लिया है भाई, आप भी ले लो। आप कहेंगे भाई पोलैंड में है वो, पोलैंड में कैसे जाऊंगी? तो बहुत सारी जगहों पे आप डायरेक्ट किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। टीएसए तो खुद आ सकते हैं, हमारी आपकी लैंग्वेज सेम है, शहर भी सेम है, ना कोई वीजा ना कोई इमिग्रेशन, कुछ भी नहीं। लेकिन पोलैंड में ऐसा नहीं है, पोलैंड में आपको वीजा चाहिए, इमिग्रेशन चाहिए, नया मुल्क, नई जगह, लैंग्वेज मुझे नहीं पता पोलैंड की लैंग्वेज क्या है। पॉलिश। पॉलिश ही होगी, हाँ ऑब्वियसली बात है, जाहिर है पोलैंड है तो पॉलिश बोलते होंगे। तो हमें तो पता नहीं यार, जूतो वाली पॉलिश का तो पता है मुझे, बाकी ये वाली पॉलिश का तो पता ही नहीं, पोलिश लैंग्वेज। सो पोलैंड यूरोपियन कंट्री है। तो सर ये तो बड़ा मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, एजुकेशन कंसल्टेंट बैठे हुए, एजेंट जिस बच्चे ने जैसे बोला इसमें, आप उनके पास जाएं, उनको सब कुछ पता है। सो समटाइम्स दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकते हैं, सो दे नीड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। समटाइम्स दो लोग डायरेक्टली एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के साथ साथ
एजेंसी लॉ भी चाहिए होता है। दूसरी मिसाल, टोयोटा जापान खुद क्यों नहीं खोल लेता यहाँ पे शारा फैसल पे अपना शोरूम? अरे टोयोटा जापान कहाँ कहाँ खोलेगा? पूरी दुनिया में इतने मुल्क हैं, इतने शहर हैं, उनकी इतनी सड़कें हैं, कहाँ कहाँ वो जरूरी तो पॉसिबल नहीं, फिर क्या करें? टोयोटा जापान ने एक एजेंट रखा, टोयोटा पाकिस्तान। फिर टोयोटा पाकिस्तान ने एक एजेंट रखा, ऑथोराइज डीलर शारा फैसल। तो आप पहले शारा फैसल वाले को चेक देते हैं, शारा फैसल वाला पैसे टोयोटा पाकिस्तान को देता है, टोयोटा पाकिस्तान टोयोटा जापान को देता है। दिस इज हाउ एजेंट के थ्रू टोयोटा गाड़ी आप खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोयोटा जापान और आप, मैं और आप आम आदमी, डायरेक्ट गाड़ी नहीं बेच सकते, खरीद सकते। हमारी लैंग्वेज अलग, हमारा कल्चर अलग, टाइमिंग डिफरेंस, जब जापान में सुबह हो रही है यहाँ रात हो रही है, यहाँ सुबह हो रही है वहां रात हो रही है। तो सर ये तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, कुछ नेगोशिएशन ही नहीं हो पाएंगी। तो आपने बोला भाई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वी नीड अ एजेंट। टीएसएम ऐसी जरूरत नहीं है, आप आए डायरेक्ट एडमिशन ले, लैंग्वेज सेम, टाइमिंग सेम, एरिया सेम, सिटी सेम, कोई आपको वो इमिग्रेशन नहीं चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ, कुछ आप घर खुद खरीद सकते हैं तो खरीद लें, लेकिन आमतौर पे घर आप खरीद, कौन ख्वारियां करेगा? घर ढूंढे, मकान ढूंढे, इतने करे, तो फिर आप किसको हायर करते हैं बीच में? स्टेट एजेंट। तो जब एजेंट आया जिंदगी में तो आगे एजेंसी लाओ। क्यों? चूंकि आपने गाड़ी खरीदी, मिसाल के तौर पे, अब छोटी सी मिसाल है, आप टोयोटा की गाड़ी बुक कराएं, तो शारा फैसल में जो ऑथराइज डीलर है ना, इसके नाम का आप चेक मत बनाइए कभी भी, कभी बना आप बेवकूफी बना दें, वो पैसे लेके शॉर्ट। वो देख रहा था, गुजरा वाला था या कहाँ था वो बंदा, कई करोड़ों रुपए लेके लोगों की गाड़ी की बुकिंग कराई, पैसे लिए और गायब। समझ में आ रही बात? ऐसे भी होते हैं केसेस। तो इसका हल क्या है? तो इसका हल ये कि जब आप चेक बनाए ना, तो शारा फैसल के डीलर के नाम नहीं बनाए, टोयोटा पाकिस्तान का जो अकाउंट है के नाम बनाए, वो फिर पैसे आपके इधर उधर नहीं होंगे। तो बेवकूफ ने क्या किया, उन्होंने लोगों से पता क्या बोला उसने? लोगों से बोला भाई गाड़ी बुक करा लो, लेट से 50 लाख रुपए की गाड़ी, यार को डिस्काउंट डिस्काउंट हो जाएगा, कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 50 लाख वाली गाड़ी 47 लाख में मिल जाएगी। बोला हाँ यार 47 लाख, 3 लाख रुपए बच रहे हैं गाड़ी पे, कैश दे दो। वो मैं अंदर घुमा लूंगा ना, कंपनी को बोलूंगा भाई थोड़ा सा ये टैक्स वैक्स बचा के ना, ये तुम्हारे पैसे बच जाए। वो 47 लाख पूरी ले गया वो। ये भी मसले मसाइल है, तो चेक ही दें, बैंक ट्रांजेक्शन करें, दैट इज सिक्योर। खैर। सर ये जो ब्रोकर्स होते हैं, यस, एजेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल। पिंकी एजेंट तो थी वो, जो पकड़ी गई। समझ में आई बात? थे तो असल कोई और लोग, वो तो अभी तक हाथ भी नहीं आए, वो आएंगे भी नहीं। एजेंट ही आते हैं बीच में, पकड़ में आते हैं। नेक्स्ट, पार्टनरशिप लॉ। इट्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, आपको पता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करते हैं मिलकर, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप्स। और पार्टनरशिप्स का पूरे एक लॉ है। पार्टनरशिप्स क्या होगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स पढ़ेंगे। आपको पता है, अगर आपसे मैं सवाल करूं, अगर एक पार्टनर, ये किसी की तरफ कह नहीं सकते, एक पार्टनर मर जाए, मुझे एकदम ख्याल है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, फिर मैंने वापस ले ली। फर्स्ट कर लें, एक पार्टनर मर जाए, तो क्या पार्टनरशिप बंद हो जाएगी? ये कैसे बोला आप? फिर दूसरा होगा ना उसके साथ, एक मरा ना दूसरा तो होगा ना सर, पार्टनर दो हाँ, होगा। नहीं, इसका जवाब ये है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पार्टनरशिप। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पहली है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, क्या है? इसको पार्टनर। जनरल पार्टनरशिप भी कहता है। अगर जनरल पार्टनरशिप में कोई पार्टनर मर जाए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। हालांकि बाकी तो है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। अगर चार पार्टनर है, एक मर जाए, तो ये भी खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप। अगर ऑर्डिनरी और जनरल पार्टनरशिप है तो पहला टाइप। अगर लिमिटेड पार्टनरशिप है, तो एक पार्टनर के मरने से पार्टनरशिप खत्म नहीं होती। अब आपसे सवाल करें एग्जाम में कि भाई पार्टनर मर गया क्या होगा, तो आप देखेंगे कि कौन सी टाइप ऑफ, इसकी निशानियां पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगर ये हो तो ये वाली टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, ये हो तो ये वाली टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, ये हो तो ये वाली टाइप ऑफ पार्टनरशिप है। तो उससे आप पकड़ेंगे ये कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, फिर उसके हिसाब से आप जवाब देंगे कि चूंकि ये ऑर्डिनरी पार्टनरशिप लग रही है मुझे, इसमें पार्टनर मरेगा तो पार्टनरशिप खत्म। लेकिन मुझे ये एलएलपी लग रही है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, विच इज द थर्ड टाइप ऑफ पार्टनरशिप। उसके अंदर कोई पार्टनर मर जाए, इंसेन हो जाए, इंसेन मतलब बावला हो जाए, पागल हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो उसके मरने से, जाने से, बैंकरप्ट होने से, इंसेन होने से पार्टनरशिप बंद चलती रहती है। इसकी बेहतरीन मिसाल, आप कभी उस पर बैठे, चेयर लिफ्ट बैठे? देखिए चेयर लिफ्ट, जी जी। बैठे? जी सर। कौन बैठा आप में से? क्या खास बात है बैठते वक्त या उतरते वक्त, क्या खास बात है? थोड़ा सा है बेटे,
नहीं, हवा में तो होती है, और कोई खास बात? सोचे नहीं, नहीं टेक्निकल बात है असल में, ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा। मजाक तो तरीका मेरा ऐसा होता है कि बात काम की होती पता नहीं क्या ट्रांसफर आते है। थे। अच्छा, गाड़ी टैक्सी में बैठते हो और उसमें बैठने में क्या फर्क है? चलो आप हिंट दे दी। चलते हुए बैठते हैं। जब आप टैक्सी में बैठेंगे तो टैक्सी रुक जाएगी ना पूरी। स्टेशन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रुक जाना। फिर आप बैठते, फिर वो चल पड़ती है। फिर जब उतरते हैं तो भी रुकती है। वो जो नाम क्या लिया मैंने, चेयर चेयर लिफ्ट, रुकती नहीं है। एलएलपी भी रुकती नहीं है, कोई आए कोई जाए चलती रहती है। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एलएलपी जस्ट वर्क्स लाइक अ चेयर लिफ्ट। किसी को अगर एलएलपी में एंटर होना है, चलते हुए एंटर होना पड़ेगा, आपके लिए रुकेगी नहीं एलएलपी। और अगर उतरना है तो उतर जाए, एलएलपी नहीं रुकेगी, एलएलपी चलती रहेगी। बेसिकली उसकी तरह लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एग्जैक्ट, हाँ, उस जैसी है वो नहीं है। उस जैसी वो लाइबिलिटी का जो उसका क्लॉज है, उस जैसा है, लेकिन वो है अलग। यहां तक कोई सवाल? ठीक। फिर पार्टनरशिप के अंदर अगर आपको पता है झगड़े होते हैं, प्रॉफिट कैसे बटेगा, इसमें हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे। पार्टनर आएगा कैसे, जाएगा, पार्टनर के जाने के बाद उसकी लाइबिलिटी का क्या होगा। पार्टनर के आने के बाद उसकी लाइबिलिटी का क्या होगा। मतलब एक पार्टनर चला गया और लाइबिलिटी अराइज हुई ऐसे इंसान से जो कि उसकी मौजूदगी में थे। मतलब हम तीन पार्टनर, फर्स्ट कर ले, हम तीन पार्टनर हैं, हमारे मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये चले गए। जब ये चले गए तो जिन इनके सामने जो बंदा था जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, उससे अगर लाइबिलिटी अराइज हुई तो ये जिम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे, इसका क्या अलग जवाब है। इनके जाने के बाद कोई सप्लायर आया हमारी जिंदगी में, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उससे जो लाइबिलिटी अराइज हुई, उसके जिम्मेदार होंगे या नहीं होंगे, उसका जवाब अलग होगा। तो पार्टनर के आने के बाद और जाने के बाद लाइबिलिटी का क्या होगा, इसके पूरी एक डिस्कशन है। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। फिर अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ होता है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटेगा, फर्स्ट करें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ ही नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। सैटरडे को क्लास है। जी, सैटरडे को क्लास है। पता नहीं सर, आसान से पूछा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा तय ही नहीं हुआ। जब प्रॉफिट बटने का वक्त आया, झगड़ा हो रहा है। बोले मैंने टाइम ज्यादा दिया, बोले मैंने पैसे ज्यादा लगाए, मेरे को तवज्जो मैंने दी, बोले असल तो मैं हूँ, मैं तो सब आइडिया दिया। अब क्या होगा? इक्वली बटेगा। इक्वली बोले, 50-50 ना बोले बेटा। तीन पार्टनर हो तो 50-50। तीन लड़कियां खाना खाने गई, तो जब बिल आया तो उन्होंने बोला 50-50 बांट लो, तीसरों तीनों ने कहा हाँ 50-50 बांट लेते। पर फिर आप इक्वली कहेंगे। कंपनी लॉ, ये सबसे बड़ा एरिया है हमारे F4 का। पता है इसके कितने चैप्टर? 19 में से कितने चैप्टर आपके ख्याल में कंपनी लॉ में होंगे? हाँ, 9 चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 से लेकर बल्कि 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 10 चैप्टर हैं कंपनी लॉ पे। आउट ऑफ 19, 10 चैप्टर कंपनी लॉ को। चैप्टर नंबर 9 से शुरू होगा स्टडी आपके, और चैप्टर नंबर 18 तक जाएगा। इसका ओवरव्यू देना बहुत मुश्किल है, ये अब 10 चैप्टर का मैं क्या इकट्ठा ओवरव्यू दूं आपको। बस समझ लें कंपनी बनने से लेकर खत्म होने तक पूरी जिंदगी इसमें कवर है। कंपनी बनेगी कैसे, कौन बनाएगा, डायरेक्टर कैसे आएंगे, शेयर होल्डर कैसे आएंगे, मीटिंग कैसे होगी, मीटिंग के नोटिस कैसे होंगे, डिविडेंड कैसे होगा, डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होगा, डायरेक्टर शेयर कैसे इशू करेगा, नए शेयर कैसे इशू करेंगे, डिविडेंड कैसे इशू होगा, डिविडेंड ज्यादा ले लिया तो क्या मसला होगा, प्रीमियम का कैसे हैंडल करेंगे, शेयर प्रीमियम, शेयर डिस्काउंट का क्या होगा, अगर कैश के बजाय पैसे, चीजों के बदले भी शेयर इशू कर सकते हैं, पता है आपको? आप कंपनी को बोले मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, कंपनी बोलेगी लाओ पैसे, आप बोलेंगे पैसे नहीं, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के बदले भी शेयर इशू हो सकते हैं। उसका भी तरीका है। टाइप्स ऑफ कंपनी, लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसकी बनेगी कैसे, और तफसीली एरिया है ये। 10 चैप्टर है। अभी तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बहुत क्विक वो करके किया, बट कंपनी बन कैसे होगी, पूरा कंपनी को बन दफना के आएंगे, फातिहा पढ़ के पूरी, बनने से लेकर एंड तक पूरा उसको। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगी तो क्या होगा, डायरेक्टर्स फ्रॉड करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टर्स जो है वो अगर नाअहल हो जाते हैं। नाअहल का मतलब समझते हैं इंग्लिश में?
डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या होता है? नाअहल का मतलब क्या होता है? मतलब हल्का नॉलेज अक्सर सुनते हैं, नाअहल हो गया फलाना आदमी, नाअहल हो गया फलाना। नाअहल का मतलब नॉट बीइंग केपेबल और अलाउड टू डू समथिंग। मतलब जब मैं कहता हूँ ना फला पॉलिटिशियन नाअहल हो गया, इसका मतलब ये है कि फला पॉलिटिशियन 3 साल के लिए, जितने साल के लिए नाअहल हुआ है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सेम एज द केस अगर मैं कहता हूँ फला डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया, इसका मतलब फला डायरेक्टर कंपनी के किसी इलेक्शन में हिस्सा लेके डायरेक्टर बनने का अहल नहीं रहा। When we say 3 years disqualification of Mr. A director, it means कि Mr. A 3 साल तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते डायरेक्टरशिप के। तो फिर क्या करें? मैनेजर बन सकते हैं, नीचे आ रहे डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये सजा है उनकी। कोई सवाल? एंड लास्ट एरिया इज फ्रॉडलेंट एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। हमने पढ़ा था क्या आपका फ्रॉड एफबीटी में? जी। वो फ्रॉड हमें पढ़ाता था बिजनेस इश्यूज। क्या पढ़ा था? फ्रॉड के बिजनेस इश्यूज। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉड के लीगल इश्यूज। मसलन रिश्वत का क्या होगा, रिश्वत को कैसे रोकें, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोकें, ठीक है, फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, रॉन्गफुल ट्रेडिंग, हम ये पूरे एक जुर्म है बहुत बड़ा, वो पढ़ेंगे इसके अंदर। इनसाइडर डीलिंग पढ़ेंगे। इनसाइड डीलिंग समझते हैं? ये बड़ा आजकल इन बज़वर्ड है उसकी दुनिया में, शेयर्स की दुनिया में। इनसाइड डीलिंग ये है कि किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर की कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकालना और उसकी बुनियाद पे सेल परचेज करना शेयर्स की। और ये जुर्म है जेल वाला, क्रिमिनल ऑफेंस। कि आपने कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाल के उसकी बुनियाद पे शेयर खरीदे बेचे, पूरी तफसील पढ़ेंगे आप। फिर इनसाइडर डीलिंग अगर कोई कर ले तो उसको कैसे पकड़ेंगे? फिर अगर कर दे गलती से तो उसके पास कोई डिफेंस है? अच्छा, एक लॉ में एक चीज हम ये भी पढ़ते हैं, जहां जहां आपको सजा पढ़ाएंगे ना, वहां वहां ये भी पढ़ाते हैं कि उस सजा को कम या खत्म करने का क्या ऑप्शन है। ये भी होता है ऑप्शन। ऐसा नहीं, लॉ देखें, लॉ का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां बंदा गलती से एक गलत काम कर जाता है, तो जब अदालत में पता चल जाता है यार इंटेंशन इसकी ये नहीं थी, गलती और फ्रॉड में फर्क है, तो गलती की सजा कम होती है, फ्रॉड की जानबूझ के करने की सजा ज्यादा होती है। बहरहाल तो ये पूरा बहुत तफसीली जुर्म की पूरी एक वो है। एग्जाम फॉर्मेट की अगर हम बात करें, द सिलेबस असेस बाय 2 आवर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अच्छा, मुझे एक बात जरूर याद दिलानी है आपने। मैं जरा एक पता नहीं किसने उड़ा दी, F4 खत्म हो रहा है। आप में से किसी ने सुना है ऐसी ये रूमर? हाँ, ये मुझे जरूर याद दिलाना। अभी मैं ACCA का वो दिखाऊंगा, एक चीज है मैं दिखाऊंगा मैं। तो वो तो नॉलेज में आ रहा है। हाँ, नहीं अबे वो खत्म हो गया क्या? मैं मतलब एक बच्चा था, पेपर नहीं दे रहा मेरा स्टूडेंट, मैंने कहा पेपर तो सर वो खत्म हो रहा है। मैंने कहा भजन क्या हो गया, टाइम खत्म हो रहा है तुम्हारा, उधर रिश्ते आ रहे हैं, पढ़ाई कर लो, मुझे कोई एक खत्म। लाइब्रेरी दिखा करता हूँ, वो पूरी वेबसाइट दिखाई थी। आपने दिखाई? तो पढ़ पढ़ के दिखाया कि ये पेपर इस नाम से नॉलेज में आएगा, बस और जिसने नहीं दिया होगा उसको फिर नॉलेज का दे के प्रोफेशनल में जाना पड़ेगा। समझ आ रही बात? मैं आपको नाम नहीं ले सकता, बुरी बात हो जाएगी। एक स्टूडेंट ने मुझे किसी और इंस्टीट्यूट के टीचर का नाम लेके बताया कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये पेपर खत्म हो रहा है। और मुझे स्टूडेंट भी है अगर आप कहेंगे तो मैं, और F4 की क्लास में ही बोला। और मैंने कहा, यार आप टीचर से बात, जो रेलेवेंट टीचर उससे पूछे ना, आप उधर क्यों पूछ रहे हैं, या ACC से पूछें। आप किसी और से क्यों पूछ रहे हैं? या तो रेलेवेंट टीचर से पूछें या ACC से पूछें, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। एफबीटी सेल्फ स्टडी पर क्या है? नहीं नहीं नहीं, सेल्फ स्टडी तो नहीं जा रहा वो, असल में मॉड्यूल बन रहा है, मॉड्यूल की अभी तक तफसील नहीं आई। वो भी इंशाल्लाह मैं दिखा दूंगा उसमें। और कुछ बच्चे FBT भी इस चक्कर में नहीं दे रहे कि वो खत्म हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा भाई, मॉड्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, और मॉड्यूल 2 मॉड्यूल में कन्वर्ट होगा, फिर पैसे भी 2 दफा देने पड़ेंगे। एसेंशियल मॉड्यूल आ रहा है ACCA का, उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें पैसे भी ज्यादा देने, और पेड मॉड्यूल हैं, पेड भी है और एसेंशियल भी है, यानी कि फीस देनी पड़ेगी। द सिलेबस इज असेस्ड बाय 2 आवर कंप्यूटर। 2 घंटे का पेपर है FB इसका, F4 का। सेक्शन A में 25 सवाल होंगे, 2-2 मार्क्स वाले, विच कवर्स 50% ऑफ द सिलेबस। सेक्शन A में 20 सवाल, 1 मार्क। ये 2 मार्क और 1 मार्क में क्या फर्क होता है? 2 मार्क में 4 ऑप्शन होते हैं, और 1 मार्क में या तो 3 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन वाला MCQ, या ट्रू फॉल्स। ये 1 मार्क का होता है, विच कवर्स अराउंड 20% ऑफ द पेपर। उसके बाद ये सॉरी, फिर सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 5 6 6 नंबर वाले मल्टीटास्क के 5 सवाल ऐसे होंगे, और ये 5 सवाल कहीं से भी आ जाएंगे, ACC ने डिफाइन नहीं किया है कहां से आते हैं। FBT में डिफाइन किया था, हर सेक्शन से एक MTQ आता है।
इसमें नहीं बताया। ये कहीं से भी आ सकता है। 6 मार्क्स मतलब 3 टास्क होंगे। हर सवाल में 3 टास्क होंगे एंड एवरी टास्क विल बी ऑफ 2 मार्क्स। तो पहले एक बड़ा सा डेटा होगा, उस पर 3 टास्क दिए होंगे, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। एक टास्क 2 मार्क्स का होगा। वो टास्क सही हो गया तो 2 मार्क्स मिल गए, दूसरा टास्क सही हो गया तो दो और मिल गए, 4। तीसरा भी सही हो गया तो दो और मिल गए, 6। इस तरह करते करते ही 30% तक बजाएगा। कोई सवाल? ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? में पार्शियल मार्किंग वगैरह? सॉरी? पार्शियल मार्किंग एमटीबी? नहीं। हाँ ना, पार्शियल मतलब अगर 2 टास्क सही होंगे तो उसके तो मार्क्स मिल जाएंगे ना। अच्छा जी। एक छोटा सा कहूट कर लेते हैं हम। आइडियली अगर आप मुझसे पूछे, सबसे पहले स्टडी हब है, फिर बीपीपी। ठीक है ना? बहुत अच्छा सवाल, बहुत जरूरी सवाल। कोर्स हमारा इंशाल्लाह अगस्त की 22 तारीख तक इंशाल्लाह। सितंबर टाइम का नहीं, अगस्त की 22 तारीख, अगस्त सितंबर। सर ये ऑनलाइन भी है ना क्लास? जी जी जी। कहूट खोले ना। यूज, अच्छा आपने यूज नहीं किया? इंटरनेट खोलना कहाँ है? अच्छा अच्छा। लाइन मुझे दें। ये देखें, फर्रुख लैपटॉप के नाम से आ रहा होगा। खोले। मोबाइल खोले। पासवर्ड? नहीं नहीं, दे मुझे। कुछ भी ना करें बेटा, आप वो खोलें, क्रूम खोलें, क्रूम का ब्राउजर खोलें। फिर बताता हूँ, जो नए बच्चे हैं मैं भी है। आप लोग, आपने भी दिया ना। क्रूम का ब्राउजर खोल लिया? क्रूम के ब्राउजर में जाके आप लिखें, बताता हूँ मैं, kahoot.it, www.kahoot.it। IT लिख, .com नहीं है। बस जो मैं कह रहा हूँ ना वो करें, कुछ और नहीं करें। क्रूम खोलें। खोले ना भाई? नहीं चल रहा? अरे तो मैं बोल रहा हूँ, लाइन दे। फारूक लैपटॉप कनेक्ट करें। हॉटस्पॉट ले लें किसी से दाएं बाएं। आप हो गए बेटा कनेक्ट? पहले तो क्रूम, पहले तो सब इंटरनेट कनेक्ट करें, फिर बताऊंगा आगे करना। आपका इंटरनेट कनेक्ट हो गया भाई? अब वो भी आएगी ये गेम पे। ये कहाँ भेज दिया आपने? उसमें जाए ना। व्हाट? वो अच्छा जी। सेटिंग्स। किसका है? आपका, आपका है? आप इनसे वो ले लेना। हाँ। आप हो गए बेटा कनेक्ट? क्रूम। अच्छा, क्रूम में जाके आप लिखें kahoot.it। ये .it लिखिएगा, ठीक है? आ गया उसमें? अब इसमें डालें आप आपने यूज किया पहले कहूट? इसमें डालें गेम पेन। हो गए हैं तो बताओ ना। आप हो गए भाई? कौन बच्चा रह गया? करें। ये एक बहुत सिंपल सा है, बट जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स। वो है बहुत सिंपल सा आज का। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली।
kahoot.it, नॉट .com। गेम। और इसके अंदर अगर ऑप्शन आ रहा हो ना, ये भी कर सकते हैं इसको। मोबाइल में तो आ रहा होगा ना ऑप्शन आप लोग के, तो भी स्कैन कर सकते हैं QR कोड, तो भी आप लॉग इन हो जाएंगे। हो गया आपका, ये बच्चे आपका हो गया, सब लोग हो गए। चले, आपका टाइम पे चलेगा, सवाल आएगा, 3 सेकंड के लिए सवाल निकलेगा, उसके बाद टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। ये सवाल है, ये टाइमर चल रहा है। ठीक है जी, जो जल्दी आंसर देगा उसका नाम ऊपर आ जाएगा, जो लोग पहली दफा दे रहे हैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है, अब असका ने इसका मतलब है जल्दी नाम, थोड़ा थोड़ा देर बाद इस वानिया बच्चे ने जवाब दिया है। फिर आफ्ताब भाई, सूरज थोड़ा देर से निकला आफ्ताब। ठीक है, सर्दियों में थोड़ा देर से निकलता है सूरज। फिर साजिदा, फिर वारिस। ठीक है जी, ऑल ऑफ दो सारी चीजें। एक ने कहा लॉ मेकिंग प्रोसेस, तो क्या इंटरप्रिटेशन डिस्कस नहीं करता है, ये लिस्ट करता है। कोर्ट हायरार्की भी तो सारे ऑप्शन करता है, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द। ये बहुत ऐसे इतने ही सिंपल नहीं आते सवाल, ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास के हिसाब से है, जस्ट टू गिव यू, क्योंकि कुछ बच्चों ने पहली दफा काउट किया हो। इट्स नॉट दैट इजी, हाँ। तो जनाब वानिया जो है नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है भाई? इट्स एन एग्रीमेंट जो कि ऑब्लिगेशन करता है दो लोगों के दरमियान, दो लोग अग्री करते हैं, और लीगली जरूरी है। अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक माल फॉलो करेगा, एक फॉलो नहीं करेगा, तो केस हो जाएगा भाई उस पे। अब लोगों ने व्हेन पीपल, व्हेन टू पीपल साइन अ पीस ऑफ पेपर, तो किसने कहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे होता है, वर्बल भी हो जाता है। तो ये 6 लोगों ने गलत किक किया, 6 रेड फ्लैग्स। और एहतशाम भाई आ गए उनकी। एहतशाम एज अ स्ट्रीक विथ 3 करेक्ट आंसर्स इन अ रो। ये वाली स्ट्रीक बनाए यार, आप लोग पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रीक बना रहे हैं। स्नैपचैट की नहीं बनाई, यहाँ बनाए। इतना इजी नहीं है, अभी तो बहुत आसान सवाल है भाई। लॉ ऑफ टॉर्ट में नेग्लिजेंस है ना, आपने बेहतियाती करी और अब आप पैसे दें, बेहतियाती से गाड़ी चलाई, गाड़ी मार दी। गलत बेहतियाती से आपने गाड़ी पार्क कर दी, बेहतियाती में एक चीज शेयर कर दी। एहतियात करें, वेरीफाई करें, चेक करें। दैट्स। अब 4 लोगों ने रॉबरी डाल दी। जानते नहीं है। है, रॉबरी मतलब डाका। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना आप, तो लॉ फ्रॉड होगा। ये तो क्रिमिनल लॉ है, ये तो अच्छा। सिविल है। सिविल और क्रिमिनल का भी हम फर्क पढ़ेंगे। सिविल का मतलब क्या होता है, हल्का सा बता दूं, सिविल का मतलब होता है दो लोगों में झगड़ा, दो इंसानों में, दो ऑर्गेनाइजेशंस में झगड़ा, दैट्स सिविल। स्टेट और इंसान में झगड़ा, स्टेट मतलब रियासत, मुल्क। जब आप सिग्नल तोड़ते हो तो किसी इंसान से झगड़ा थोड़ी होता है, मुल्क से झगड़ा होता है। जब आप रॉबरी करते हो तो आपका इंसान से झगड़ा देता है, मुल्क कहता है भाई नहीं आप क्या कर रहे हैं। समझ आ रही बात? और जनाब,
व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? अच्छा, एक लॉ का एक बहुत अहम एरिया है अल्फाज का मतलब समझना। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे हम अंदाजा लगाएं कि ये कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप है। तो हम इंशाल्लाह इसमें एक एरिया पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें ये सिखाया जाएगा कि कौन सा है अल्फाज का ये मतलब है, तो आपने जज करना है इन अल्फाज, अगर ये वाले अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये वाला मतलब है, ये वाले अल्फाज हो रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आम बोलचाल में एक जैसा है। हम जब डिस्कशन करते हैं लव्स कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट बताइए मैं। एक मिनट देंगे। आम बोलचाल में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का एक ही मतलब होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारा एग्रीमेंट हो गया। लेकिन लॉ की जुबान में फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसी चीज जो लीगली इन्फोर्सिएबल है, जो लेकिन आप नहीं मानेंगे तो अदालत जा सकते हैं। और एग्रीमेंट का मतलब एक ऐसी चीज जो लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, सोशल अंडरस्टैंडिंग है। दो दोस्त, दो बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चे, शौहर बीवी के दरमियान होने वाली अक्सर अंडरस्टैंडिंग्स को अग्रीमेंट लिया जाता है। पूरा हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह, ये तफसील से पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सोशल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अब वो जो आपकी अम्मी ने कहा था ना कि बड़े हो जाओ तुम्हें पैसे दे दूंगी, ये मेरे पर रखवा दो, पैसे डूब गए। क्योंकि उसकी जो अम्मी ने आपको बात बोली उसकी कोई कानूनी हैसियत, इट वॉज अ सोशल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड अम्मी। नहीं, मेहमान देते पैसे, अम्मी अरे इसकी क्या जरूरत है। अब अम्मी देखते हैं अम्मी, और जब मेहमान चले आते हैं जाती ही अम्मी ले लेती हैं पैसे। तुम घुमा दोगे, छोड़ दो। तो अम्मी आपने भी आखिरकार घुमा ही दिए, मेरे पैसे मुझे तो नहीं मिले ना भाई। बारह वो पैसे डूब गए भाई माजरत के साथ। लॉ ऑफ टॉट क्या होता है? एक साहिबा ने जवाब दिया है, द नेट नीडिंग टू बी फिट इन प्रैक्टिस सर्जरी। मतलब कुछ भी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? सही ऑप्शन आपने, क्वेश्चन आपके हैं, खुद बनाए आपने, ऑप्शन भी आपने डाला। तो देखना है ना बेसिक। यार ये तो खैर ऐसे ऑप्शन सिर्फ इंट्रोडक्टरी उसमें आएंगे। अभी तो हम यूज टू हो रहे हैं ना एक्चुअली हाउ दिस वर्क्स एक्चुअली। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट लॉ? इट्स गवर्न्स द राइट बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर एम्प्लॉयर्स। ठीक है जी। जैसे राइट है, मुझे मेरा प्रॉपर रीजन दें, बगैर प्रॉपर रीजन के नौकरी से निकाल। तो लॉ पूरा बताएगा प्रॉपर रीजन क्या होता है।
इट्स 65। यूके में रिटायरमेंट है 65, पाकिस्तान में 60 है। अच्छा जी, एहतशाम कौन है? एहतशाम साहब नंबर वन पोजीशन पे। कौन होता है प्रिंसिपल जो एजेंट को हायर करता है? यानी कि अगर आप अपना कंसल्टेंट रखेंगे, मुझे पोलैंड में एडमिशन दिलवा दो, तो प्रिंसिपल कौन होगा? आप लोग, जो आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ये टोयोटा का जो ऑथोराइज डीलर है, एजेंट है ना? टोयोटा का जो ऑथोराइज डीलर है, ये कौन है? इसका प्रिंसिपल कौन होगा? टोयोटा जापान। हम प्रिंसिपल होते हुए एजेंट को क्यों रखते हैं? कुछ स्किल है जो हमारे में नहीं, हमें पॉलिश नहीं आती, हमें वहाँ की लैंग्वेज का नहीं पता। जापान वाले एक्सेस नहीं कर सकते तमाम लोगों को, दैट्स व्हाई दे हैव हायर्ड ऑथराइज डीलर। एक ने किया क्लोज पर्सनल रिलेशन, क्यों? जान पहचान होती है उस एजेंट नाल। का जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ गई है। अच्छा, ये ना ट्रू फॉल्स आगे पीछे होते रहते हैं, देख के क्लिक करिएगा। यही तो ट्रिक थी इसकी। यही ट्रिक थी इसकी। अल्फाज का खेल है बाबू भैया, अल्फाज का खेल है। पार्टनरशिप मस्ट बी बिटवीन टू पर्सन्स। नहीं भाई, जरूरी नहीं, दो तीन भी तो हो सकते हैं, चार भी तो हो सकते हैं। फॉल्स है ना ये। भाई जिन्होंने एक ट्रू जिन्होंने क्लिक किया है, वो क्या किया है भाई? मस्ट मस्ट थोड़ी है। मस्ट थोड़ी है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। हाँ, अगर होता पार्टनरशिप मस्ट बी मोर देन वन पर्सन, ये सही है। ट्रू हो जाता है अभी, तो एक से ज्यादा होता। या तो पहले डिवाइड होगा एज डिसाइडेड, और अगर डिसाइड नहीं हुआ तो फिर इक्वली। तीन लोगों ने एज डिसाइडेड अमंग पार्टनर्स और इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल रेशियो थोड़ी होता है। या तो एज पर डिसीजन और इक्वली। पहले अदालत ये देखती है भाई आप लोगों ने आपस में क्या डिसाइड किया था, उस बांट लें। आपने जैसा, हमने तो डिसाइड ही नहीं किया, उस वक्त हम इतना एक्साइटमेंट थे, है भाई। उस वक्त तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, प्राउड होकर था, हाँ आपका भाई, अब मिलके भाई बन के काम करेंगे, ये वो। तो एहतशाम स्टिल प्लेस वन, अस्का टू, रुमैसा थ्री। थर्ड लास्ट क्वेश्चन। कंपनी लॉ किस चीज को कवर करता है? तो कंपनी सेटअप करना, बनाना, चलाना, कौन मालिक कौन लायबिलिटी, इट्स क्वाइट इजी ब्लू। तीन लोगों ने लॉज रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की कॉन्स्टिट्यूशन। आइन कहां से आ गया भाई? एक बंदे का बिजनेस ओन्ड बाय टू और मोर एसोसिएटेड पार्टनर्स। पार्टनर कैसे कंपनी हो सकता है यार? देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ बिजनेस: सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप्स। तो यार लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी अलग है, पार्टनरशिप अलग है, मिक्स कैसे हो गया ये? पिस्तौल नहीं है।
इतना आसान, अगर ये गलत हुआ ना तो उसके ख्वाब में मैं इसी कमरे में ना बंद करके चार फतेह खान के साथ, फिर वो बोलेगा अस्सलाम वालेकुम, और फिर वो गाना सुनाएगा अपना पूरी एल्बम। और ये लीगल फैक्टर है, अभी भी किसी ने, जवान के बच्चे ने सोशल फैक्टर। भाई ये लॉ जो है, कंपनी लॉ, वो सोशल फैक्टर है, सोशल मसला है, ईद पे इस्तेमाल करते हैं आप, रमजानों में कंपनी लॉ इस्तेमाल होता है। क्या लीगल फैक्टर यार, इतना आसान था ये तो। इसका तो मीडिया, असल में पता है, सवाल मैं डालता हूँ इसके अंदर और वो तस्वीर जो है ना यही लगाता है। ये कितने साल ने लीगली कर दिया फेस्टिवल, और इतना तो आसान कर दिया यार, क्या हो गया। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन। अल्लाह, ये तो बस, ये भी कोई गलत करे ना अगर। अभी कोई सोच रहा है यार ये कैसे गलत हो सकता है यार, इतना पढ़ाया अभी, इतना लिखा समझाया बोला। दो लोगों ने ग्लोबल, मैं कहा नहीं, आप कुछ भी बोले मैं वही करूंगा। और भाई एक खातून ने अपने शौहर से बोला कि आपकी बर्थडे आ रही है, मैं आपको कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो शौहर ने कहा नहीं नहीं, गिफ्ट की क्या जरूरत है, बस तुम मेरा ख्याल रखो, मेरी बात मानो, मुझसे तमीज से बात करो। और तुमने थोड़ी देर सोचा, नहीं मैं गिफ्ट ही दूंगी। भाई इतनी देर से समझा रहा हूँ, एनजी 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 एनजी, नहीं मैं ग्लोबल ही क्लिक करूंगा। अच्छा जी, हमारे पास थर्ड पोजीशन पे आए हैं अस्का। तालियां अस्का के लिए, तालियां करें भाई, हाँ घर में दिखाया अस्का। नंबर टू वानिया, और नंबर वन के ऊपर आए हैं एहतशाम। चलो तो तालियां बजाएं थोड़ी सी यार। और रुमैसा फोर्थ पोजीशन पे, और आफ्ताब अहमद जो है वो फिफ्थ पोजीशन के ऊपर आए हैं। ठीक है, कोशिश हम ये करेंगे टू सेव आवर टाइम, हम ये करेंगे कि इसका मैं कहूट आपके घर पे लगा दूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन कहूट का घर पे भी है, क्योंकि असल में ये हमारी अटेम्प्ट है ना, अटेम्प्ट में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने 22 अगस्त हमारा टारगेट है, मेरी कोशिश है, अच्छा ये ऑफिशियली 22 अगस्त हमारी डेडलाइन है। मैं कोशिश करूंगा एक हफ्ते पहले और 15 अगस्त तक इसको खत्म कर दें। तो उसमें अब एफबीटी की तरह हम बहुत लीनियंट नहीं है यहाँ पे कि जी जब चाहे करें जब चाहे ना करें, बस एक हमने टारगेट बना के चलना है। तो हम कोशिश ये करेंगे कहूट, अच्छा मैं टाइम बहुत कम दूंगा, इस तरह दूंगा इंशाल्लाह कि जैसा आज कहूट लगा आज रात तक का टाइम होगा, जिसने टाइम कर लिया ठीक है, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह हम, ठीक है, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एग्जाम सिलेबस, सवाल, पेपर, स्टडी मटेरियल? हाँ पेपर नोट में दूंगा, और वो पेपर नोट्स एग्जैक्टली स्टडी हब के हिसाब से बने हुए हैं। जब आप उन नोट्स को पढ़ेंगे, फिर मेरा लेक्चर सुनेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब आप स्टडी हब खोलेंगे 95% कवर होगी। बहुत केसेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक बात और, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ बताऊंगा आपको, जो कुछ बातें सामने आती जाएंगी ना। बस बहन अस्का आ गई तो नंबर वन, ये मैं, हेलो फहीम। हाँ जी जी, जेडी वेंस से बात कराओ, वो नहीं आया मुज़ाकरात करने अमेरिका की तरफ, तो आप उससे छोड़ो, उसको पहले मुज़ाकरात खत्म करें, ईरान, ईरान को वापस भेजना है। जी अस्का ये नंबर थ्री, उनको बता। ओह माय गॉड, क्या मतलब? 900 अच्छा अच्छा, 900 दिन, 900 दिन, 900 दिन कैसे हो सकते हैं? 900 दिन मतलब 3 साल, 3 साल में कहीं किसी दिन आपने स्नैप नहीं लग छोड़ी? तो मैं किस चीज से क्या देखा ना, रेगुलर। क्या बात है, वाह वाह यार, अल्लाह मियां। हेलो हाँ, जन्नतुल फिरदौस में बात करें। जी जी, जन्नत कोने वाला प्लॉट चाहिए, कॉर्नर का प्लॉट, बड़ा प्लॉट, जी जी। हाँ नहर गुजर रही हो साइड से, उसे बाहर लिखवा दे अस्का पैलेस। है स्ट्रीक बनाई है बच्ची ने भाई। जी जी, 3 साल, हाँ कंसिस्टेंट है। हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। समझ में आई? बंद करो यार।
एग्जाम ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, बट इट डिपेंड्स ऑन इंटायरली यू। इसका आसान तरीका पता है आपको? मॉक बताएगा आपको, वेयर डू यू स्टैंड एक्चुअली। आसान लफ्ज, वेयर डू। देखिए मैं आपको, जब आप 8 क्लास में थे तो मैथ्स आपके लिए परेशानी थी, आप बहुत परेशान थे। बट वंस यू डू इट, जैसे आप 5 क्लास में थे, तो 5 क्लास में 5 क्लास की मैथ्स आपके लिए बहुत मुश्किल थी, बट वंस यू हैव डन इट, 6 7 में जब पहुंचे तो वही सब बातें आपके लिए क्या हो गई, बहुत आसान हो गई। सो आप उसको मेहनत, मतलब थ्योरेटिकली इट्स नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली। लेकिन अगर आप अहमियत नहीं देंगे, मैं आपको सही, देखिए हम बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर सकते। हमारे पास डेटा होता है, कौन सा बच्चा खुद पढ़ता है, डिले, दो चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक खुद पढ़ना और एक डिलेड पढ़ना, डिलेड पेपर देना, सॉरी डिलेड देना। बच्चे फेल होते हैं, फिर पीसीस के बच्चे छुप छुपा के दोस्तों को बोलते हैं नहीं नहीं मत, पेपर दे के निकलते हैं। फिर नहीं 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 पेपर, मार्क्स मत पूछो, शर्म आ रही है, कम आए मेरे मार्क्स। असल में वो फेल होता है। फिर वो बच्चा नॉर्थ कैंपस जाके पेपर देता है छुप छुपा के। फिर नॉर्थ वाले पीसीएस में आके छुप छुपा के दे रहे होते हैं। ये किसी की बातों में ना आए। गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैलती है, खुद पढ़ लो, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, F4 खत्म हो रहा है, ऐसी बहुत सारे आपको मशवरे देंगे। आप पाकिस्तान का मसला है कि आधे लोग डॉक्टर हैं, आधे मुफ्ती हैं। ये कर लो, ये कर लो, भाई आपके सर में दर्द हुआ, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, दुनिया का हर सर के दर्द के अंदर वो दवाई दवाई थोड़ी चलेगी। तो जो टीचर कह रहा है, जो डॉक्टर कह रहा है, वही कर रहे हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं। और एवरीडे कुछ पढ़ा था मैंने आपके बाद। जी जी, मतलब मेरे आपके बात। लेक्चर में तो मैं कभी लेट आता था, कभी नहीं आता था। सर मुझे खुद 4 महीने लग गए, 4 से 5 खुद पढ़ने को। तो उससे बेहतर है रिकॉर्डिंग सुनो। रिकॉर्डिंग में देखिए, बच्चे समझते हैं रिकॉर्डिंग, भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप करके देखें एक चैप्टर, मेरी बात मान लें, टीचर है, बड़ा होता है भाई के बराबर। अब बाप नहीं बोल सकता ना, अब इतना बड़ा नहीं हूं मैं। भाई सही है। तो देखें, इसका तरीका समझें, बात को समझें, करके देख लें, एक एक चैप्टर में मेरी बात मान लें, फिर आगे आपकी मर्जी, आप आसान, आप जिंदगी कर लें। एक चैप्टर खुद पढ़ें, उसमें देखें कितना टाइम लग रहा है, और एक चैप्टर लेक्चर सुन के करें। हमें लगता है लेक्चर सुनने में टाइम लगेगा, लेक्चर सुने बगैर टीचर का खुद पढ़ने में टाइम और एफर्ट ज्यादा लगती है। ये गलत मिसकॉन्सेप्शन है। मैं भी टेस्ट छोड़ दूं, नहीं, ये सब होता क्या है, अभी आप 10 मिनट जो बचा रहे हैं ना, आगे जाके वो 20 मिनट लगेंगे। अभी जो आप 2 घंटे बचा रहे हैं, वो आगे जाके 4 घंटे लगेंगे। और जो बच्चा 90 मार्क्स लाने का केपेबल होता है ना, वो खुद पढ़ के 50 60 में अपने आप को खराब कर रहा है। मतलब एक चीज आसान लफ्जों में, मर्सिडीज में बैठ सकते हैं, ऑल्टो में घुसना है। होशे ऑल्टो मिल गई, अबे तू मर्सिडीज की पार्टी था भाई, ऑल्टो में क्यों बैठा हुआ है? सो ये एक, इस बात को करके देख लें, टाइम भी ज्यादा। हाँ आपको लगता है यार मुझे आता है, तो आगे कर दें, भाई 2 पे कर दें, जल्दी निकल जाए। सर बिल्कुल ये पूरा टॉपिक आता है मुझे, तो उसमें पूरा चल रहा होगा टाइमलाइन, उसको आगे कर दें। फिर ये तो नया ही समझ में नहीं आ रहा, उसको स्लो कर दें, 1 पे कर दें। इस तरह पढ़े ना, क्यों खुद अपना टाइम खपा रहे हैं? करके देख लें, एक चैप्टर खुद और एक चैप्टर वैसे किट करें, पता चल जाएगा। बीपीपी कैपलन दोनों किट करनी है। और स्टडी हब के क्वेश्चंस बहुत वैलिड होते हैं एग्जाम में। और एजुकेशन हब के मॉक आपके लगाएंगे सर दानिश, और पीसीएस नॉर्थ के बच्चों के लगाएंगे सर निसार। आप लोग तो पीसीएस के हैं, तो पीसीएस के बच्चों के सर दानिश, नॉर्थ के बच्चों के सर निसार। कोई सवाल? ठीक है, तो कब देना चाहिए अगर आप मिसाल तो 22? आप में से कोई F7 दे रहा है? हाँ तो पहले F7 दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो वो है ना, क्योंकि हो गई F7 ना, पहले आप बुक कराएंगे डेट। जी जी। आपने इंशाल्लाह बुक कराएंगे, सितंबर अटेम्प में ले रहे हैं आप। 27 जुलाई डेडलाइन। तो उसमें आप अटेम्प, उसके बाद जब आप F7 का पेपर देंगे, तो उसके बाद आपको ये जो आपकी रिकॉर्डिंग्स है ना पोर्टल पे, ये 30 सितंबर तक लगी रहेंगी। तो आप 7 8 10 तो फारिग हो जाएंगे F7 से। फिर 20 दिन होंगे आपके पास, 20 दिन में दे मार 4.5 पढ़ें, और अल्लाह 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 आपका भला करे, सितंबर के आखिर की, या सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देते हैं, खत्म करें हम। अगर साथ साथ पढ़ते जाएं सितंबर के स्टार्ट में लेके सितंबर के स्टार्ट में तो F7 होगा ना मेरे प्यारे भाई। 10 10 से पहले देने का बोल रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं कर ले, अच्छी बात है, बट डिफिकल्ट हो जाएगा बिला वजह, एडवेंचर हो जाएगा। देखिए मैं माँ से समझाने के लिए बता रहा हूँ, शुरू बच्चे पूछते हैं सर मैं आपका भाई स्टडी अब भी पढ़ेगा, स्टडी टैक्स भी पढ़ेगा। फिर थोड़े दिन गुजरते हैं, जोश ठंडा होता है, सर स्टडी अब पढ़ लूँ काफी है, स्टडी अब पढ़ लेते सर, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लूँ।
फिर आखिर में इनका बस सर रब्बे जितनी इल्मा पढ़ ली। अबे पागल, अबे साले, तो अरे यार प्रैक्टिकलिटी नहीं है, मतलब अभी देखिए मैं क्यों किसी पेपर की इंपॉर्टेंस को खराब करूं। जब आप F7 अच्छे से दे सकते हैं F7 अच्छे से दें, उसके बाद F4 दें। कब है आपका F7? 10 तारीख। बेहतरीन। बस आप देखें, हम लोग इंशाल्लाह अगस्त के मिड में 20 तारीख को खत्म करेंगे, तो आपके पास 20 दिन बचेंगे F7 के लिए। फुल टोटल F7 पे आप फोकस करना। जी। F7 से निकल के आओगे, फिर F4 पे फोकस करना, 10 दिन में F4 दे दो, और सितंबर की 30 तारीख तक आपकी रिकॉर्डिंग लगी हुई है। अल्लाह खैर, कोई सवाल? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।